सभी को नमस्कार। हाँ जी, जैसा आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम लोग गोविंद भाई को ढूंढ रहे थे। एक तो मिनट। आज गोविंद भाई को हम लोग ढूंढ रहे थे, गोविंद भाई को ढूंढ रहे हैं। तो हाँ। गोविंद भाई हाजिर भी है और आज बड़ी मजे की बात है कि भाभी जी आई है। हाँ, परिचय कराएं, माइक दीजिए। तो हम लोग सब कल यहाँ पे शाम को बात कर रहे थे। हाँ, हम लोग कल शाम को सब गोष्ठी कर रहे थे, मैं मित्रगण और बाकी सब यहाँ पे कुछ भी और शिविरार्थी। तो गोविंद भाई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और हम सब यहाँ पे उनकी वजह से काफी रुक रहे हैं, आप प्रबोधन कर रहे हैं, अगर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। बट जो ये प्रस्ताव ऐसा है कि इन्होंने जो राशि ली है हमसे पैसे में, वो राशि वो बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि जगह को देखते हुए वो जिस भाव से यहाँ पे खाना मिल रहा है, जितने प्रेम से खिला रहे हैं, तो वो व्यवस्था के लिए वो ऐसा होगा कि शायद वो उनका जो एक्सपेंस है वो भी शायद कवर नहीं हो रहा है, वो केवल सेवा के भाव से कर रहे हैं। तो मेरी एक ऐसी विनती है कि जिसको अगर और कुछ भी पे करना है तो उनको वो पे करने दिया जाए, और जो भी जिससे जो बनता है, और अगर नहीं देना है तो गोविंद भाई ने तो बोला ही है कि ये मेरे लिए ओके है, तो जिससे अगर कुछ बन सकता है तो वो राशि वो हम सबसे स्वीकार करें, और मतलब फिर कृतज्ञता का भाव तो फिर भी रहेगा, बट जो राशि है वो राशि हम उनको दे पाए। तो ऐसा गोविंद भाई कहा है, हाँ वो स्वीकार करें, ये प्रस्ताव ऐसी मेरी विनती है। देखिए, हमने चर्चा की थी ये प्रभाव और ये जो आप लोगों का जो एक आपने भाव व्यक्त किया उसका स्वागत है। हमने चर्चा की थी कि संबंध 3 प्रकार के होते हैं। एक संबंध है लेन देन का संबंध, जितना लिया उतना दिया, इसका नाम व्यापार है। एक संबंध है लेन लेन का संबंध, मैं कम दे के ज़्यादा पाना चाहता हूँ, इसका नाम है शोषण। और एक है देन देन, सामने वाला भी देना चाहता है और हम भी देना चाहते हैं, लेना कुछ चाहते ही नहीं। ये देने देने के बाद और लेने वाले का लेना हो ही जाता है, तो इसलिए लेना पड़े ही ना, देन देन में काम चल जाए, तो इससे सुखद और क्या हो सकता है। तो आपके भाव का स्वागत है। शिविर में ही आपने इस भाव को पहचाना, सबके लिए कहा। देखो, हमारा भी ये रहता है, ये बहुत क्लियर हो जाए कि इस अभियान में किसी भी तरह की कोई सरकारी सामाजिक फंडिंग नहीं ली जाती। मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि सोम भाई आप साल में कितने शिविर करते हैं? तो मैं साल में करूँगा तो एवरेज हर महीने 2 से ज़्यादा तो नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम करूँगा तो साल में 24 शिविर करूँगा। एमरजेंसी आ जाएगी तो 36 करूँगा, जो कि संभव नहीं है। हर महीने तो 3 नहीं हो, कोई महीने में 3 भी होते हैं, अब जून में 3 ही होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो वो कहते हैं कि सोम भाई आपके साल भर के सारे शिविरों का फंडिंग हम करेंगे। ऐसे लोग मिलते हैं। और मैं कहता हूँ कि भारत में ये परंपरा रही है कि अपन कहीं से भी उल्टा पुल्टा सीधा उल्टा सीधा सब उसमें शामिल है, कहीं से भी कमाओ और इस तरह के कामों में थोड़ा सा खर्च करो और अपने भीतर के गिल्ट को मिटाओ। ये भी एक सिस्टम रहा है। अब ये जो पूरी परंपरा है, ये स्वावलंबन पूर्वक जीने की परंपरा है। प्रबोधक जो भी होता है ना, जो भी बात कह रहा है, वो क्यों कह रहा है? वो हमको इतना ही भरोसा दिलाना चाहता है, या हमको भी इतना ही भरोसा दिलाया गया है कि एक परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है। एक परिवार शिकायत मुक्त, अभाव से मुक्त मानसिकता के साथ जी सकता है। ज्ञान का मतलब ही है कि मैंने आपको अपना परिवार माना है। ज्ञान का मतलब ही है कि मैंने आपको अपना परिवार माना है। यदि हम एक परिवार के लोग हैं तो परिवार में हम बात करने का पैसा तो नहीं लेते। भाई से बात किया, @ घंटा बना के बिल बना दिया, और पिताजी ने तो बड़ा वाला बिल बना दिया, फिर संबंध किस बात का है? तो ज्ञान का मतलब ही है, हमारी पूरी परंपरा ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है। तो यदि उस सच्चाई को समझा जाएगा तो फिर ये भाई, फिर ये परिवार का ही रिलेशन है। तो मैं यदि किसी बात को आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे को मेरे परिवार में वो खुशी मिली है, और उस खुशी को मैं आपके परिवार में शेयर करता हूँ। यदि ये जो बात आती है ना कि आज युवाओं से पूछो कि भाई समाज से क्या संबंध है, वो कहता है मिला ही क्या है, तो क्या गलत कह रहे हैं?
मेरे माँ बाप के अलावा मैंने जो कुछ भी पाया है खरीद के पाया है। मेरे माँ बाप के अलावा मैंने जो कुछ भी पाया है खरीद के पाया है। तो मेरे को बाजार पे भरोसा होगा, पैसे पे भरोसा होगा कि समाज पे भरोसा होगा? पैसे पे भरोसा होगा। यदि ये वाकई में बच्चों को दिखाई दे कि मेरे परिवार के अलावा भी समाज में मिलके इस तरह के तमाम काम किए जाते हैं जो कि आने वाली पीढ़ी को, समाज को, किसी दीन दुखी के ऊपर हम व्यापार करें, ये भारत में ज्ञान व्यापार भारत में नहीं था। हल्दी में ये गुण होता है, इसके पेटेंट मेरे नाम हो जाएगा। अरे तुम तो पूरी प्रकृति अपने नाम कर लोगे। अरे हल्दी में ये गुण होता है, ये नेचर में है, नेचर ने कोई हमारे जिंदा रहने के लिए सौगात दी है, उसको हमने पहचान लिया, ये हमारी खुशी की बात है, उसको हमने संसार को बताया, इसका नाम संबंध है। तो भैया भारत में तो ज्ञान व्यापार नहीं है, और इसलिए आदरणीय नागराज जी ने कहा कि ज्ञान व्यापार, और हमारी परंपरा में भी कहा गया है, देखो बोलने में खराब लगता है लेकिन वैश्य शरीर देती है, पैसा लेती है, उसको खराब माना, ज्ञान व्यापार को उससे भी निम्न श्रेणी में रखा गया। परंपरा में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, परंपरा में लिखा है। तो इसका मतलब है ये अपनेपन का विस्तार कैसे हो। तो मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस भाव को पहचाना, स्वीकार किया, सबके सामने शेयर किया। वाकई में ये शिविर स्वावलंबन पूर्वक चले, ये किसी एक के धन से ना चले, हर एक को भरोसा हो कि अपनी दो रोटी अपना नमक खा के हम अपनी समझदारी का काम करेंगे। तो ये शिविर इसी पैटर्न पे चलते हैं। हम इसको लोअर साइड जानबूझ के रखते हैं। आदमी को लगता है बैठे वो तो कुछ नहीं बोल रहा। मैं जब जॉब छोड़ के और ये सब आया तो मैं रायपुर में आया, तो किसी एक जगह में हमारे एक बड़े सम्माननीय व्यक्ति थे, वो थोड़ी भागवत और इस तरह के आयोजन करते थे। तो उन्होंने मेरे को एक व्यक्ति के साथ भेजा कि हवन यज्ञ का कुछ सामान तुम इनके साथ में खरीद के ले आओ। रास्ते में वो व्यक्ति मेरे को बोलता है धर्म क्या है, हमारे पैसे से ही तो चलता है। अब मेरे तो ऐसे जैसे नीचे से सीट निकाल दी। तो क्या हो गया, आदमी को यदि ये लगने लगा कि धर्म मेरे पैसे से चलता है, तो भाई साहब धर्म तो फिर मुंह से शब्द लेने लायक चीज नहीं है। तो आदमी का ये भ्रम है कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, और हर चीज के पीछे ये भ्रम है कि कुछ भी किया जाता है उसके पीछे में कोई फाइनेंशियल मोटिव होता है। ये अभी नहीं मांग रहे तो लास्ट में सामान बेचेंगे। इसलिए जीवन विद्या में ना कोई सामान बेचा जाता है, सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी जगह आपको ये गुंजाइश ही नहीं दी गई है कि आपके मन में ये गुंजाइश आए इसमें पैसे के लिए कुछ चल रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि यदि आपके मन में ये आता है कि पैसे के लिए कुछ किया जा रहा है तो आपकी लर्निंग रुक जाएगी और इतना बड़ा प्रयास रुक जाएगा। तो मान लो ये 300 की जगह 400 भी कर लेंगे, 500 भी कर लेंगे तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो इतने बड़े अभियान, इतने बड़े उद्देश्य जो मार खाएगा वो बड़ा नुकसान है। इसलिए उसको बिल्कुल कट टू कट रखा जाता है, और अधिकांश हम ऑर्गेनाइजर मिलके जो बचा हुआ खर्चा है आपस में शेयर करते हैं। इस पवित्रता के साथ ये काम चलता है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि ऐसे कब तक चलेगा। ये बात भी ठीक है, ऐसे ही भाव की वजह से चलता है। देखो विपश्यना भी तो ऐसे ही चलता है, विपश्यना भी ऐसे ही चलता है, पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो मेरे को लगता है कि उसी भाव से इसको चलाया जाए। किसी की नहीं देने की स्थिति होती है। अब तक ये पहला शिविर है, बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसमें कि हमने एडवांस पेमेंट लिया है। क्योंकि हमारे लिए इतनी परेशानी है, 370 का रजिस्ट्रेशन होता है, फाइनली हॉल में 100 आदमी दिखाई देता है और वो लास्ट तक पेमेंट करता है। तो भैया हम किससे मांग के लाएं? तो ये बात हम सबके बीच में ठीक से जानने की जरूरत है कि यदि हम सिंगापुर घूमने जाएंगे तो 2 लाख रुपए आराम से खर्चा करके आएंगे, और जिंदगी पाने जाएंगे वहां हम तौल तौल के देखते हैं खाना ठीक था कि नहीं। तो ये जो पूरी हमारी, शायद हमारा ये अभ्यास, बिल्कुल आपको कोई इसको दिल पे ना ले, शायद हमारा ये अभ्यास रहा भारत में कि इस तरह की चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती। कोई पीछे से फंड पंप कर रहा होता है,
ये गतिविधि उस तरह से नहीं चलती है। ये आपको भी खूब अच्छे से क्लियर हो और आप भी आने वाले लोगों को बता दें कि भैया ये गतिविधि कैसे चलती है। हम सब लोग इसमें मिलके बराबर के पार्टनर हैं। इसमें कोई हिरार्की नहीं है। पूरे देश भर में राज्य का संगठन नहीं है, इसमें कोई संगठन नहीं है, हिरार्की नहीं है, कोई किसी को नियंत्रित नहीं कर रहा है ना, फिर भी चल रहा है। भय नहीं है, प्रलोभन नहीं है, आस्था नहीं है, फिर भी चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि बहुत एक पवित्र काम है। कैसे ये आगे बढ़ेगा, अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। हमारी जितनी हिम्मत थी हम यहाँ तक ले आए, अब आपकी हिम्मत है कि आप इसको कैसे पवित्रता के साथ लेके जाओगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मेरे लिए जो समरी बनी है कि क्योंकि ये ऐसे देखने से लगा कि अच्छा मैं ज़िंदा रहने के पीछे जो भी करता हूँ गलत करता हूँ। ये जो मिहिर भाई ने बताया कि लंगोट पहनने वाला एक बन जाता है, तो मैं ऑब्जेक्टिवली इसको ऐसे देख रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत दोनों है। मेरी ज़रूरत ज़िंदा रहना भी है, मेरी ज़रूरत जीना भी है। ज़िंदा रहने में भी भाव मुझे मिलता है, वो निरंतर नहीं मिलता, क्षणिक मिलता है। और इंटरेस्टिंगली जीने में भी मुझे कभी कभी ज़िंदा रहने का सामान मिल जाता है। ये मैंने कब देखा, जब मैं मुंबई में काम कर रहा था और सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत पैसे नहीं थे, तो हम लोग कम्युनिटीज़ में जाकर जो भी काम करते थे, तब वो खाने की टाइम नहीं मिलता था और पैसे भी नहीं थे, तो हम स्किप कर लेते थे, लंच स्किप कर लिया। तो ये भी समझ आया कि जब जब ये एक प्रकार का विश्वास का भाव बना रहता है, सम्मान का भाव बना रहता है, तो वो रोटी की ज़रूरियत भी पूरी हो जाती है एक तरीके से। तो जिंदा रहने वाला चीज़ कभी कभी भाव वाले चीज़ में काम आता है और भाव वाला चीज़ कभी कभी जिंदा रहने के उसमें काम आता है, पर दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। तो दोनों एक कैटेगरी को फुल्ली फुलफिल कर सकते हैं। जीना वाला चीज़ वो भाव से पूरा हो सकता है, वो निरंतर मिल सकता है, और जिंदा रहने वाला चीज़ जिंदा रहने वाली चीज़ से मिल सकता है, निरंतर मिल सकता है। बहुत बढ़िया। तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई गरीबी से जीने की बात नहीं है, न्यूनतम में जीने की बात नहीं है, बढ़िया से जीने की बात, खुशहाली से जीने की बात। जी ये इन्होंने जो बोला, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे भी उपयोगिता पूरकता है? वही उपयोगिता पूरकता। आगे चलिए। तो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बढ़िया डिस्कशन इस पॉइंट पे हो सकता है। जैसे जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, और हम समाज में अधिकांश लोग इस बात को मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। कितने लोग मानते हैं? हम सभी मानते हैं। ठीक हो गया। अब देखो किसी थोड़ी सी ज्ञान का क्या प्रभाव होता है और ज्ञान से हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव होता है। अगले आधे घंटे में आपके भाव बदल जाएंगे। देखते हैं क्या बदलाव आता है। तो कोई जो पहली बार शिविर कर रहा है और YouTube से किया हुआ नहीं है, और संभव हो तो कॉमर्स का आदमी है, तो वो एक बार खड़े हो जाए। हाँ, नहीं, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। उनको माइक कर। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग सुनेंगे, और आप लोग बीच में नहीं कूदेंगे। तो लंच के पहले, ब्रेक के पहले जो चर्चा हुई, उसमें हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि हम सब ये मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। ऐसी माइंडसेट के साथ में हमारा माइंडसेट में क्या क्या चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड आती हैं और कैसे वो रिजॉल्व होता है, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई हमने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा। बढ़िया। मैं मान के आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आप यूट्यूब से कुछ भी देखे हुए नहीं हैं और पहले भी शिविर किए हुए नहीं हैं। कुछ नहीं। बढ़िया। आप क्या काम करते हैं? मैं अभी MBA कर रहा हूँ। MBA, बहुत ही बढ़िया। तो 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, तो क्या रेट है आजकल? 95। 100 मान लेते हैं, 100 लमसम। 100 रुपया दिया, 1 लीटर पेट्रोल खरीदा,
तो यदि सही अर्थों में देखें तो एक्चुअली हमने पेट्रोल के लिए कितना दिया? कुछ भी नहीं। अब मैंने कहा था आपने कूदो, इसलिए पहले ही मना किया, मेरे को पता है आप कूदो। टैक्स आ गया ये। टैक्स कम होगा तो टैक्स कम कर लेते हैं सबसे पहले। लगभग कितना मानते हैं अपन टैक्स? 100 रुपए में से लगभग 50, 45, 50 मान लेते हैं लमसम। तो 50 रुपीज़ कम कर दिए। तो एक्चुअली जब हम 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो 50 रुपीज़ तो केवल सरकार को टैक्स देते हैं ताकि वो सड़क बना सके, कुछ और काम कर सके। पेट्रोल तो 50 का ही, हाँ ठीक हो गया? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, अभी धीरे धीरे हाँ, कम करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। तो अब इसमें से और कितना कम कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग। 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कम कर दिया। और जो पेट्रोल पंप का जो चार्जेस रहेगा, ऑपरेटिंग चार्जेस, मान लो 5 रुपया और कम कर दिया। और क्या रहेगा? जो मतलब जहाँ से पेट्रोल आया है, मतलब जो हाँ रिफाइनरी से जो पेट्रोल आया चलो है। 10 और कम कर दिया, 25 कम कर दिया। और क्या कम करें? और बस। तो अब बचा वापस 25 रुपया। हाँ, तो एक्चुअली 25 रुपया भी कट गया, 50 रुपया टैक्स में कट गया। तो एक्चुअली पेट्रोल के लिए हम जो दे रहे हैं वो 25 रुपया है। और कुछ कम कर सकते? नहीं। अब बोलो तो बाकी 25 में आएगी शायद। मान लो 5 और कम कर देते हैं, 20 रहेगा। अपने क्या कम करने हैं? तो अब 20 रुपया बचा है। एक्चुअली हम 20 रुपया पेट्रोल के लिए देते हैं, बाकी सब ऊपर का खर्चा पानी हो गया। हाँ, 20 रुपये में से और कुछ कम हो सकता और तो नहीं। है? पक्का? एवरेज सेल जो साल का रहेगा उसका एवरेज करना पड़ेगा। पक्का। पक्का? लॉक कर दें? इतना है। पक्का? हाँ, पक्का? हाँ, लॉक? लॉक। 20 रुपया लास्ट में आया। तो और जो इनके साथी हैं हेल्पलाइन, हाँ कुछ कहना है? माइक दे दो। वैसे कुदरत ने तो मुफ्त में दिया है। हैं? कुदरत ने तो मुफ्त में दिया है। आपने पहले शेयर किया है? और क्या? आपने पहले शेयर किया है? नहीं। यूट्यूब देखा है? नहीं। पक्का? पक्का। फिर तो ठीक है। ये बोल रहे हैं फ्री में दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है? फ्री में कुछ चीज़ होती है? वो हमारे साथ पहुंच रही है, तो हम उसका मतलब एक आया तो मतलब हम हमारे कन्वीनियंस का दे रहे हैं। पेट्रोल तो फ्री है, पर जो हम तक पहुंच रहा है तो उसका हम शायद ये देते हैं। ऐसा मुझे कुछ विचार है। लेबर और प्रॉफिट बीच में ही हाँ जी, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि फ्री है? कितने लोग को ये बात ठीक नहीं लग रही है? ठीक नहीं लग रही है कि ये फ्री कैसे हो सकता है? माइक दीजिए। सोर्सेस नेचर में अवेलेबल है, पर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होने तक उस पर जो भी प्रोसेस लगती है उसकी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। सो दैट वे नथिंग कैन बी फ्री। हाँ, लेकिन यदि हम ये देखें, हम उस सेंस में कह रहे हैं कि जो बेसिकली पेट्रोल हमको उपलब्ध हुआ है, तो हम कहें कि निकालने से लेके, साफ करने से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, दलाली से लेके और जितने भी लोग लगे, तो बेसिकली जो 100 रुपया हमने दिया ये किसकी जेब में गया? वेरियस लोगों की जेब में गया। हाँ, फाइनली लोगों की जेब में गया। तो जिस कुएं से पेट्रोल निकाला उसने वापस क्या डाला? उसको क्या दिया? हाँ, नेचर को कुछ नहीं दिया। नेचर को कुछ नहीं दिया। पोल्यूशन किया हमने। हाँ, वो
ये तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा हुआ इसका अर्थ हो। जब मैं ये बोलता हूँ कि मैंने 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, तो 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है कि 1 लीटर पेट्रोल को पाने में लगा मानव श्रम है? भाषा ठीक हो गई, आप बैठ सकते। तो इसका अब यदि किसी की असहमति हो तो बोलिएगा। यदि मैं कहता हूं कि मैंने 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल खरीदा, तो उसका मतलब ये है कि 1 लीटर पेट्रोल को पाने के लिए 100 रुपए का मानव श्रम खर्च हुआ। 100 रुपया मानव श्रम के रूप में खर्च हुआ। वो सबकी जितने लोग लगे थे उनके परिवार जिंदा रहें, इसके लिए 100 रुपया चला गया। फिर सरकार भी फाइनली सड़क बनाएगी, कुछ करेगी, ये सब करेगी। तो फाइनली ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 लीटर पेट्रोल को पाने के लिए जो मानव श्रम लगा, तो हमने पैसा पेट्रोल का दिया है कि मानव श्रम का दिया है? इसमें किसी को दिक्कत हो तो बोलो। तो हमने पेट्रोल के लिए कोई पैसा नहीं दिया, हमने जो दिया मानव श्रम के लिए दिया। पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से हमको मिला, इसमें कोई शंका? इसमें कोई शंका नहीं। एक बात पूरी हो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम बिजली जला रहे हैं 10 रुपया पर यूनिट, मान लीजिए। जब मैं कहता हूं कि मैं 10 रुपया पर यूनिट बिजली के लिए पे करता हूं, तो आप 10 रुपया पर यूनिट बिजली के लिए पे करते हो कि 1 यूनिट बिजली को बनाने में जो मानव श्रम लगा, 10 रुपया पर यूनिट 1 यूनिट बिजली बनाने में लगा मानव श्रम है। 1 यूनिट बिजली बनाने में यदि थर्मल पावर प्लांट से बिजली आ रही है, तो कोयला और जो पानी लगा उसके लिए हमने कितना पे किया? बात ध्यान में आ गई? तो जब मैं कहता हूं कि मैंने 10 रुपया पर यूनिट बिजली का चार्ज दिया, तो मैंने 10 रुपया पर यूनिट 1 यूनिट बिजली बनाने में लगा मानव श्रम को पे किया। जो बिजली बनाने में नेचुरल रिसोर्स लगा, कोयला पेट्रोलियम के रूप में या और किसी रूप में, उसका हमने कुछ भी पे नहीं किया, वो नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। ऐसा कहना ठीक होगा? अब आप एक कार खरीद के लाए, अपन तो 60 लाख से कम की खरीदेंगे नहीं। कुछ दिन बाद मेरे भाई घोड़ा ले आए, मैं कार में बैठूंगा नहीं। करोड़ का होता है। अब आप 60 लाख की कार खरीद के लाए। 60 लाख की कार मतलब ऐसा लगभग बोलते हैं 2 टन से 3 टन लोहा एक गाड़ी में होता है, मतलब 20 क्विंटल से 25 क्विंटल प्लस माइनस। तो एक कार जब आपके घर में आई तो 25 क्विंटल लोहा, कुछ रबर, कुछ एल्युमिनियम, ये आपके घर में पहुंच गया। तो जब मैं कहता हूं कि मैंने 60 लाख की कार खरीदी, तो 60 लाख की कार खरीदी या एक कार को बनाने में 60 लाख रुपए का मानव श्रम खरीदा? क्योंकि वो जो 25 क्विंटल लोहा कार में लगा था, उसके लिए हमने क्या पे किया? कुछ नहीं। तो 25 क्विंटल लोहा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में आ गया। तो लोहे को जमीन से निकाल के साफ करके कार की शेप देने में जितने लोग लगे, ये 60 लाख रुपया उन लोगों के बीच में बट गया, उनके परिवार जिंदा रह सकें, इसके लिए 60 लाख रुपए चले गए। लेकिन वो कार जिस नेचुरल रिसोर्स से वो कार बनी है, लोहे से, एल्युमिनियम, रबर से, वो नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो बेसिकली कार का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए मैंने 60 लाख रुपए कार के नहीं दिए हैं, कार को बनाने में लगे मानव श्रम के दिए हैं। इसलिए इंग्लिश में अच्छा शब्द है एक्सचेंज। हम मानव श्रम को एक्सचेंज करते हैं। अब अगला एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 1 किलो चावल खरीदा। मैं होटल में गया और मैंने 1 प्लेट चावल का ऑर्डर दिया और वो प्लेट मेरे को 500 रुपये में, 250 रुपये में आई। तो 250 रुपया पर प्लेट जो मैंने चावल का दिया, वो मैंने 250 रुपया चावल का दिया कि किस बात का दिया? तो चावल में तो और मुश्किल है कि चावल का एक भी बीज मानव ने बनाया नहीं। और जब चावल को मैं खेत में मल्टीप्लाई करता हूं, तो बेसिकली मैं ज़्यादा श्रम करता हूं कि नेचर का श्रम ज़्यादा है? मैं तो लगा के आ गया था, मल्टीप्लाई नेचर ने किया, तो मैंने केवल कुछ व्यवस्थाएं की हैं।
तो वो व्यवस्था करने में कोई श्रम लगा, काटने में श्रम लगा, निकालने में श्रम लगा, मंडी में गया, रिटेलर के पास आया, वहाँ से मैंने खरीदा, फिर किसी ने किचन में बनाया, किसी ने थाली में लगाया और आपके सामने रखा। तो 250 रुपया किसके पास चले गए? मानव के पास चले गए। तो जब मैं कहता हूँ कि मैंने 250 रुपये की एक प्लेट चावल खरीदा, तो आपने चावल खरीदा कि एक प्लेट चावल आप तक पहुँचने में लगा मानव श्रम खरीदा? तो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बढ़िया बढ़िया। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने आज तक क्या खरीदा? श्रम। आपने आज तक कौन सी वस्तु खरीदी? आपने आज तक कौन सी वस्तु खरीदी? मैंने जमीन खरीदी, कल वो 1 एकड़ जमीन किसी और की थी, आज वो 1 एकड़ जमीन मेरी है। वो जमीन वहीं रहती है कि चल के आपके पीछे आ जाती है? वहीं रहती है। तो जमीन खरीदी तो क्या खरीद लिया? उसको उपयोग करने का अधिकार खरीदा, और उपयोग करने की अकल नहीं है तो वो भी नहीं होगा। तो इससे ये समझ में आया कि खरीदने का इतना ही मतलब हुआ कि उसको उपयोग करने का अधिकार खरीदा है। जमीन को तो पता भी नहीं है कि किसने खरीद लिया है। ठीक? तो इस सारी चर्चा से क्या निकला? तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपने आज तक कौन सी वस्तु खरीदी? शिक्षा। वस्तु नहीं है ना शिक्षा। मैं आपके सामने बात करता हूं तो क्या मटेरियल आपके पास चला गया? मटेरियल कुछ नहीं है, तो भाव है। इसलिए अभी भाव की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तु की बात। वस्तु मतलब फिजिकल वस्तु की बात कर रहे हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज तक आपने कौन सी वस्तु खरीदी? कुछ भी नहीं, सब मिला ही। बढ़िया। तो क्या समझ में आ रहा है? वस्तु खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। औकात शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, कर सकते मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। और मैं नहीं करूंगा। तो क्या निष्कर्ष निकला? नेचर ने सब फ्री में दिया है। माइंडसेट चेंज होता है। इस चर्चा को सुनने से हमारे माइंडसेट में क्या चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो क्या है? हाँ जी, जो बोलो ठीक से बोलो, खड़े होके बोलो। खड़े होके माइक ले लो। बस मानव श्रम के पैसे दे रहे, बट एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्रीली। कैसा लग रहा है? शॉकिंग। इससे अपने माइंडसेट में क्या चेंज? एक मिनट और अभी क्या मानसिकता बनेगी? किसी चीज के पीछे जो भाग रहे थे वो तो वैसे ही अवेलेबल है, तो क्यों भाग रही हूँ या क्यों भाग रहे हैं चीज पैसे के पीछे या व्हाटएवर। सो दैट्स द रियलाइजेशन। जी, और कुछ? हाँ जी, बाकी शक्तिशाली समझता है कि मैं कुछ भी आगे बढ़ के किसी भी चीज का कर सकता हूँ, पर वाकई में तो हम प्रकृति से चोरी कर रहे हैं कि वहां से लिया और वापस नहीं डाला, तो कोई साइकिल नहीं है। सबको नंबर 1 बनना है। मोनोपोली। और एक चोरी जैसा भी भाव है कि व्यक्ति मानव बस लिए ही जा रहा है प्रकृति से और फिर कह रहा है कि मैंने दिया है, लेकिन इसको तो मिला है। क्यों नहीं करेंगे? और क्योंकि अपना तो है नहीं। अपना तो है नहीं। जो चीज अपनी नहीं है उसको एक्सप्लॉइट करने का आपका अधिकार ही नहीं। अधिकार ही आपकी है ही नहीं। सुबह कार बाहर निकाली और 1 हॉर्स पावर का पंप ऑन किया और उस पर देर पाइप पे नहला रहे हैं, और फिर उस बीच में अपनी प्रेमिका याद आ गई, उसको और अच्छे से नहलाते रहे, पता ही नहीं चला कब 2 घंटे गुजर गए। और पड़ोसी देख के कुड़कुड़ कर रहा है, इसको कोई काम ही नहीं है, पूरी तरह पानी बहा दिया। और कोई पूछे कि क्यों कर रहे हो? मैं पैसा देता हूँ। कोई बोले क्यों बिजली जला रहे हो? मैं बिल देता हूँ। क्यों पेट्रोल फालतू में फूंक रहे हो? मेरी पैसा।
माई लाइफ माई रूल। जरूरत नहीं खुशी। पीछे अहंकार का भाव है। पैसे से खरीदना, इससे खरीदना, थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ, तो पैसे से खरीदना, बोले भैया। पैसे से खरीदना अहंकार का भाव है कि मैंने खरीदा, मैंने पैसा कमाया, मैं ताकतवर हूँ। एंड अगर आपके दिए हुए इस दृष्टिकोण से देखें तो कृतज्ञता का भाव है कि भगवान ने, प्रकृति ने सब कुछ हमें मुफ्त उपलब्ध कराया है। देखते हैं हड्डी वाले क्या बोलते। मैं इस चीज को अभी मोहक ने जो क्रिएट किया उसको जोड़ पा रहा हूँ कि जो चीज मुझे फ्री में या बहुत कम में ऐसे ही मिली थी, अभी ऐसे ही मिली थी, ये रिसोर्ट में ऐसे फ्री में ही मिला है, जो चीज मुझे फ्री में मिली है मैं उसके प्रति ज्यादा जिम्मेदार हो जाता हूँ कि वो मैं वापस देने की भावना भी आती है कि ये मैं रख नहीं सकता। फ्री में क्यों मिली है? फ्री में ही है तो इसका मतलब है कि फ्री में नहीं मिली है। फ्री में क्यों मिल गई? हाँ, फ्री में क्यों मिली? वो अवस्था मतलब पूर्ण है अपने आप में, जब प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और असीमित है, वो तो उसका देने का ही भाव है। देने का ही भाव है, तो इसका मतलब कोई संबंध है। हाँ। तो प्रकृति हमारे साथ किसी संबंध को पहचानती है, उस संबंध को पहचानते हुए कोई चीज उपलब्ध कराती है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कोई चीज उपलब्ध कराते हैं, क्या वो फ्री में होती है? माँ बाप अपने बच्चों को कोई चीज उपलब्ध कराते हैं, वो आउट ऑफ रिलेशन है, आउट ऑफ भाव है, संबंध की अभिव्यक्ति है। यस, संबंध की अभिव्यक्ति है, और इससे मैं और ज्यादा जिम्मेदार बनता हूँ उस रिश्ते में। हाँ। और वापस देने की भावना भी मेरे में आती है। बहुत बढ़िया। मेरे पास पैसा होगा, हाँ। उसमें मैं ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करूँगा, हाँ। उतना मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ नेचर को। जिसके पास पैसा कम है वो हम देखते हैं अपने अराउंड, उसकी एक्सप्लॉइटेटिव एबिलिटी कम है। जो हमारे आसपास हम लोग काम करते हैं, जो हमारे साथ हमारे घर में काम करते हैं, उनकी एबिलिटी है ही नहीं। तो जितना हम ज़्यादा अर्न करते हैं, जितना हम यूज़ करते हैं, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ताकि हम नेचर का ज़्यादा लार्जर पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं एज अपोज टू समबडी हु इज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो इसका मतलब है किस व्यक्ति को बड़ा आदमी कहा जाए? बॉटम ऑफ द पिरामिड। बड़ा नहीं, मैं बॉटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अभी मतलब प्रभावित होकर ना सोचें, किस व्यक्ति को सही अर्थों में बड़ा आदमी कहा जाए? समझ के साथ यूज करें। आवश्यकता अनुसार जो देता है वही बड़ा है, देने वाला बड़ा है। और प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, उसके प्रति हमें कृतज्ञता। मानव के रूप में किसका सम्मान किया जाए और क्यों सम्मान किया जाए? क्योंकि वो दे रही है, इसलिए सम्मान किया जाए। जी जी जी, बढ़िया बढ़िया। जो श्रम करता है, एक व्यक्ति दुनिया के लिए क्या उपलब्ध कराता है? दर्शन में एक बढ़िया सूत्र है कि जो व्यक्ति अपने लिए न्यूनतम और अपने पुरुषार्थ से दूसरों के लिए अधिकतम अपना तन मन धन लगाता है, वही ज्ञान का अधिकारी है। तो मैंने श्रम किया तो मेरे लिए खाना कमा लिया, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कि हजारों परिवार चलते हैं, कई सौ परिवार चलते हैं, उनके परिवारों के जिंदा रहने में सहयोग है, उनके जीने में सहयोग है, तो नेचुरल है। तो अभी हम किस आदमी को बड़ा मानते हैं? जो ज्यादा दुरुपयोग करता है, ज्यादा दिखावा करता है, ज्यादा दुरुपयोग करता है। तो जो साधनों का दुरुपयोग करे, दिखावा करे, उसको बड़ा आदमी कहें? जो साधनों का सदुपयोग करे और दूसरों को सदुपयोग पूर्वक जीना सिखाए, उसको बड़ा आदमी कहें? हैं? सर नहीं पता चला, कुछ और सोच रही थी? और नहीं सोच रही थी कि बड़ा आदमी किसको कहा जाए, किसका सम्मान किया जाए? जो साधनों का दुरुपयोग करता है उसका सम्मान किया जाए, कि जो साधनों का सदुपयोग स्वयं करता है और दूसरों को भी जीने की राह देता है, जीने का स्पेस देता है, जीने के लिए वातावरण बनाता है। एजुकेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाए, व्यवस्था कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाए, हर परिवार कैसे सुंदर तरीके से, बढ़िया तरीके से जी पाए, हर बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार अवसर मिले, किसको बड़ा आदमी कहा जाए? तो मतलब जैसे धरती हमें ये सब चीज़ें दे रही है,
जो मुफ्त है, हमने सिस्टम बनाया है, शासन बनाया है कि पैसे से ये चीज़ खरीदी जा सकती है। तो पैसे अगर हम हटा दें ये चीज़ को, तो जैसे हम धरती से ये फ्री में ले रहे हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, ये आप कहना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये सिस्टम तो पहले भी था, बार्टर सिस्टम पहले था, पैसा नहीं था हमारे पास। मेरे गांव में मेरे को याद है, मेरे बचपन में घर से अनाज लेके जाते थे और दुकान से सब्जी लेके आ जाते थे। तो इसका मतलब है हम श्रम ही एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक? तो अभी भी हम श्रम ही एक्सचेंज कर रहे हैं। तो केवल इतना ही हुआ कि पहले वस्तु से वस्तु एक्सचेंज कर रहे थे और वस्तु एक्सचेंज करने के लिए करेंसी है, इतनी तो बात है। हाँ, कर तो वही रहे। तो यदि हमको, तो अब किस व्यक्ति को बड़ा आदमी कहा जाए? किस है? तो दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को ज्यादा बड़ा आदमी कहा जाए, ज्यादा एक्यूमुलेट शोषण करने वाले व्यक्ति को बड़ा कहा जाए, या जो हजारों लोगों के लिए जिंदगी के दरवाजे खोले, जिंदा रहने के अर्थ में, जीने के अर्थ में सहयोग करे, उसको बड़ा कहा जाए? उसको बड़ा कहना। हम किसको बड़ा बोलते हैं? ऐसे क्योंकि हम भी, हमारा भी ऊपर वाला माला खाली है। सर ये समझ एक बात का ज्ञान हुआ है कि कुदरत देती है, कुदरत का स्वभाव देना है, और हमारा शरीर कुदरत से बना है, तो अभी हमारा भी स्वभाव देना ही होना चाहिए। ऐसा मुझे अभी थोड़ा ज्ञान है। जैसे खाने पीने का किया है, जानवरों की भाषा समझी है, उसका सदुपयोग किया है, अनाज कैसे उगाने का है, उनका प्रोडक्शन कैसे करना है और हम तक कैसे पहुंचाना है। तो मेरे हिसाब से खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो पशुपालन करते हैं, वो किसान है, वो सबसे बड़ा आदमी है और उसी को ज्ञान है और वही ज्ञान का अधिकारी है। जैसे आपने बताया कि आवश्यकता का ध्यान रख के हम उसका उपयोग करें, तो अभी तो फिलहाल ये निकल रहा है कि जो भी आवश्यकता के अनुसार चलेगा उसको हम बड़ा मानेंगे, ना वो मिसयूज। आवश्यकता के अनुसार चलेगा, प्लस कितना अधिक वो दूसरों के लिए उपयोगी हुआ। पर इसमें ये इशू आ रहा है कि जैसे हमारा शरीर तो अलग अलग है, तो शरीर के हिसाब से आवश्यकताएं अलग अलग होगी। तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी आवश्यकता कहाँ पे रुकनी चाहिए? कर हाँ जी, आप बोलिए। हमें प्रोवाइड कराया। वैसे बाय द वे आप सबकी खुशी के लिए परमपिता परमात्मा परसों क्लासरूम में आए। We are leading there only। परमपिता परमात्मा एक बड़ा सुंदर उपवन हमें प्रोवाइड कराया जिसमें फल फ्रूट सब चीजें हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका दोहन, रिसोर्सेज का हम कम से कम करें और बदले में रीप्लेनिश करने की कोशिश करें। खाली कृतज्ञता के भाव से बात नहीं बनेगी। ये तो वही बात हो रही कि चोर ने चोरी की और वहाँ थैंक यू का एक लेटर लिखा है कि थैंक यू, मैंने आपके स्टोर में चोरी। कृतज्ञता का मतलब ही है कि फिर वो कुछ करेगा। हाँ, तो कृतज्ञता के साथ साथ उसका दोहन कम से कम करें, चलिए, और उसकी रीप्लेनिश की भी सोचें। बढ़िया, मैं सोचता हूँ बात हो जाएगी। जिसने सिखाया है, जिसने खुद सीखा है, जिसने ज्ञान दिया है, वो जी बढ़िया। अखबार में न्यूज़ आई थी कि रतन टाटा जर्मनी के किसी होटल में गए और वो कुछ खाना छोड़ के उठ गए, तो वहाँ लोगों ने उनको पकड़ लिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। न्यूज़ सुन के हमको ये लग सकता है कि जर्मनी में इस टाइप का नियम है, हमारे देश में ऐसा नियम नहीं है, इसलिए अपने यहाँ छोड़ सकते हैं, वहाँ ऐसा नियम नहीं। अब क्या समझ में आया? अब ये समझ में आया कि यदि कोई चीज़ मैंने खरीदी ही नहीं है तो क्या उसका दुरुपयोग करने का अधिकार मेरे पास है? तो इसका मतलब है कि ये किसी कंट्री का नियम है कि ये अस्तित्व का नियम है। हम जितनी अवेयरनेस हमारी अस्तित्व के प्रति आ जाएगी, तो ये जो आपने कहा था कि कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके प्रति अहंकार का भाव, दूसरों से बड़ा होने का भाव, उसके दुरुपयोग का भाव, ये सारे उसके साथ फ्री में आते हैं। मैंने लिया, मेरा मकान 512 कमरे का और ये पूरे लंदन में किसी का नहीं है, ठीक है? ऐसी तमाम तरह की बेवकूफ़ियाँ रोज छपती रहती हैं और हम भी उन्हीं बेवकूफ़ियों को आदर्श मान के उनके पीछे दौड़ते हैं। हम ये कंक्लूड कर पाएँ कि यार मुझको क्या करना है ना? ये नंबर 1 का सारा खेल, चाहे वो विश्व सुंदरी होती है, सुंदरा तो नहीं होता ना, मिस्टर ओलंपिया होता है, मतलब वो ऐसी वाला होता है, उसमें अकल वाला नहीं रहता। नहीं, अकल वाला नहीं। तो ये सारी चीज़ों को देखोगे तो एक माइंडसेट की क्लैरिटी और मेरे को क्या करना है क्लैरिटी में। एक बढ़िया एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा।
एक बहुत मार्मिक बात कभी मैंने ना, एक गिरिवन कोई जगह है यहाँ, पता है आप लोगों को, लोकल लोगों को पता होगा, मेरे को नहीं पता, अब मेरे को ये पता भी नहीं है कहाँ थी। मैंने 2012 में SCRT मुंबई के साथ में 2 शिविर किए थे। वो गिरिवन नाम की एक जगह थी, वहाँ पे पहाड़ी थी, पहाड़ी पे बहुत सारे बंगलो बने हुए थे, लोगों ने अपने अपने प्राइवेट बंगले बना रखे थे, और वो साथ में इस तरह के वर्कशॉप होते हैं तो वो बंगले उपलब्ध रहते हैं, और वहाँ हॉल वगैरह था, काफ़ी सुंदर सी जगह थी है, और गिरिवन नाम था उसका। एम्बी वैली अलग है। फिर एक शिविर मैंने एम्बी वैली में किया था, तो एम्बी वैली में जिस सज्जन ने शिविर कराया था वो महाराष्ट्र, वो पुणे के IT पार्क्स के काफ़ी बड़ा उनका बिजनेस वगैरह है, IT पार्क्स और ज़मीन का और वो महाराष्ट्र सरकार के साथ में काफ़ी बड़ी फंडिंग अपनी लगाते हैं एजुकेशन वगैरह में, नाम मेरे अभी ध्यान से निकल रहा है। तो संयोग से वो महाराष्ट्र एजुकेशन में कुछ वैल्यू एजुकेशन का काम करना चाहते थे, उनका प्रभाव इतना था कि उस काम को सरकार कराएगी ही। ये जो सेक्रेटरी एजुकेशन गए थे वो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ काम करके गए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि सोम भाई ये ऐसे ऐसे मामला है, ऐसे एक व्यक्ति हैं, मैं उनको कुछ रोक तो नहीं सकता, लेकिन वो क्या करेंगे वैल्यू एजुकेशन नाम पे मेरे को पता नहीं क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आप एक शिविर ऑर्गेनाइज कर लो, उनकी टीम भी रहेगी, SCRT की टीम भी रहेगी, हम उनके साथ शिविर करेंगे, उनके पास कुछ वैल्यूएबल होगा तो उसको भी ले लेंगे, और नहीं वैल्यूएबल होगा तो शिविर करके उनको भी समझ में आ जाएगा, तो प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने शिविर ऑर्गेनाइज कर दिया। एम्बी वैली में उनका घर था और उस घर में ही हमने, काफ़ी बड़ा सा घर था, तो उस घर में हमने शिविर किया। उस व्यक्ति ने अपनी कहानी शिविर के दौरान सुनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो उन्होंने कहा कि उनका बचपन किसी अनाथालय में पला है ना, अभी वो पुणे के बहुत बड़े लोगों में उनकी गिनती होती होगी। बोले जब वो अनाथालय में रहते थे तो उस समय जो लोग शादियां करवाते थे वो अनाथालय के बच्चों को काम कराने के लिए ले जाते थे, उनको खाने के लिए खाना मिलता था, कुछ पैसा भी मिलता था। तो बोले जब हम शादियों में जाते थे, जिस खाने को हम सपने में नहीं देखते थे वो खाना वहाँ वेस्ट होता था। तो उन शादियों में जाके मेरे मन में महंगी शादियों के प्रति घृणा और रिएक्शन पैदा हुआ, और मैंने तय किया कि मैं बड़ा होके इन खर्चीली शादियों का विरोध करूंगा। वो BSc में आते आते उन्होंने 15-20 लड़कों की टीम बनाई, और जहाँ भी खर्चीली शादियाँ होती थी उनके सामने टेंट लगा के और खर्चीली शादी बंद करो के नाम से नारा शुरू। अब जिसके यहाँ शादी होती थी उसके यहाँ ऐसे कोई सामने बैठ जाए तो पूरा माहौल ही खराब हो जाता। तो उसने कहा कि एक मारवाड़ी के यहाँ शादी थी और काफ़ी बड़ी शादी थी, उनके यहाँ हमने जाके टेंट लगा दिया। अब वो बड़ा सुलझा हुआ आदमी बोले हम सबको बुला के अपने घर में ससम्मान लेके गया, और ससम्मान ले जाके पहले बढ़िया से खाना खिलाया, भूख तो बोले लगी थी, सबने जम के खाया। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई मारवाड़ी ने। उसने कहा देखो मैं शहर में इतने साल पहले आया, इतने साल तक केवल सर्वाइवल का ही स्ट्रगल चलता रहा, फिर कोई संयोग बन गया, मेरा बिजनेस सफल हो गया, इतने लोगों ने ज़िंदगी में मेरे को सहयोग दिया, इतने लोगों के यहाँ मेरा आना जाना है। आज मेरी इकलौती बेटी की शादी है, मेरी इकलौती बेटी की शादी में, और आज मेरी ज़िंदगी का ये अंतिम फंक्शन है। यदि मैं आज लोगों को खिलाऊंगा नहीं, लोगों की सेवा सत्कार नहीं करूंगा, तुम्हारी बेटी की शादी होती तो तुम क्या करते? ऐसा बोल के उसकी आंखों में आंसू आ। अब उसकी आंखों में आंसू देख के इनकी आंखों में भी आंसू आ, और इनका आंदोलन आंसुओं में बह गया, और चुपचाप उठ के वहां से चले गए। बोले उसके बाद हमारा आंदोलन ही बंद हो गया, क्योंकि वो लॉजिक हमको स्वीकार हो गया। वो शिविर करके बोले यार मैं तो ठीक था, बेशक पैसा तुम्हारा है लेकिन वस्तु तुम्हारा नहीं है, इसलिए दुरुपयोग करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। कितना बढ़िया। मेरे को एक मेरी घटना याद है। मेरे माता पिता मेरे पिता मेरे को नागपुर में जब एडमिशन कराने गए तो किसी एक अपने मित्र के यहाँ 10 दिन रहे, और उनके यहाँ रह के फिर उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। तो जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, उनके घर में रहते हैं, तो क्या उनको कुछ खाने पीने का रहने का दे सकते हैं? क्योंकि वो तो मित्र भाव से रह रहे। यदि हम किसी परिवार में जाते हैं, उनके यहाँ खाने पीने रहने का कुछ दे नहीं सकते, तो उनके प्रति हम किस भाव से रहते हैं? उनके घर में हम किस भाव से रहते हैं? हमारी वजह से उस परिवार को कोई दिक्कत ना हो, उनके किसी साधन का दुरुपयोग ना हो,
और उनके प्रति भाव, और लौटते समय क्या बोल के आते हैं, आप भी अहमदाबाद आना और हमको कभी सेवा का मौका देना। और ऐसा दिल से बोलते हैं कि ऊपर से बोलते हैं? खूब दिल से ही बोलते हैं। और वो बात हमेशा ध्यान में रहती है कि यार उन्होंने हमारे लिए कुछ किया था। हम किसी के यहाँ जाके 8 दिन रहे, हम इस संसार में 80 साल के लिए आए, तय है पहले से। 100 मान लो। अब किस भाव से जिंदा रहना हमारी जरूरत है, लौटा कुछ सकते नहीं, किस भाव से रहेंगे? ठीक हो गया? एक बात ध्यान में आ गई। एक दूसरी बात और ध्यान में आती है, एक शर्ट वो है जो मैंने खरीद के पहनी है, एक शर्ट वो है जो मेरे किसी मित्र ने, भाई ने, प्रेमिका ने, पत्नी ने, अपने ने गिफ्ट किया है। जब मैं उस गिफ्ट की हुई चीज को पहनता हूं तो मेरा भाव कैसा होता है, जब मैं खरीदी हुई चीज को पहनता हूं तो मेरा भाव कैसा होता है? कुछ फर्क होता है? किसी ने भावपूर्ण तरीके से कोई चीज दी है तो निर्जीव चीज में भी भाव पैदा हो जाता है। किसी ने भावपूर्ण तरीके से कोई चीज दी है तो निर्जीव चीज में भी भाव पैदा हो जाता है। हम तो भावपूर्ण भी भावहीन हो गए। पेट्रोल खरीदने अब भी जाऊंगा, पेट्रोल अभी 100 का ही मिलेगा इतनी चर्चा के बाद। अब पेट्रोल खरीदूंगा तो क्या भाव होगा? अब पेट्रोल खरीदूंगा तो क्या भाव होगा? अब शर्ट खरीदूंगा तो क्या भाव होगा? अब गाड़ी खरीदूंगा तो क्या भाव होगा? मिनिमम भाव ये तो होगा ही कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता कि उसने अपने बच्चे के आने के पहले 450 करोड़ साल की तैयारी किया है। कैसे इस धरती को पता चला होगा कि इसका बच्चा आएगा और ये जाम भी खाएगा और आम भी खाएगा और नींबू भी जरूरत पड़ेगी और सब्जी भी और भाजी भी और तेल के पौधे भी और फॉरेस्ट के पौधे भी, और इसका शरीर 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए टेम्परेचर कम से कम इतना रहे, और इसमें सांस भी लेगा तो इसकी नाक के सामने सांस बनी रहे। और कैसे इस नेचर को पता चला होगा कि मुंह के ऊपर में नाक रखनी है? यदि मुंह के ऊपर में नाक नहीं होती, नाक यहाँ रख देता तो क्या करना पड़ता? पहले खाना इधर लेके जाना पड़ता, फिर मुंह में लाना। सुन के क्या सेटिंग है? ऐसे जाते ही अपने आप सुगंध आ जाती है, बदबू आ रही है, उसका मतलब खाना ठीक नहीं है। तो क्या पूरी सेटिंग है? पूरी प्रकृति की सारी सेटिंग में से आप एक सेटिंग पे उंगली रख के नहीं बोल सकते कि ऐसा और होता तो अच्छा होता। मानव इस धरती पे सस्टेन करे तो मानव के आने के पहले 450 करोड़ साल की तैयारी हुई कि इसके लिए जो कुछ भी उपलब्ध है। तो बेसिकली तैयारी का मतलब इतना ही है कि मैं जीवन हूं और संपूर्ण को समझकर मैं सुखी होता हूं। संपूर्ण को समझने के लिए शरीर मेरा साधन है। इस शरीर को बनाने के लिए 450 करोड़ की तैयारी हुई है। इस शरीर को बनाए रखने के लिए पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के बीच में एक संगीत महता दिखाई देती है। और आम की 2200 वैरायटी, 36 की धान की 36,000 वैरायटी, पूरे वर्ल्ड में फ्रूट और सारी वैरायटियों को मिलाएंगे तो दिमाग खराब हो। माँ ने अपने बच्चे को डिलीवर करने के पहले इतनी तैयारी की है, और ये बच्चा क्या करता है? कैसा लग रहा है? यदि ये भाव होगा तो वस्तुओं के साथ हमारा जीने का भाव कैसा होगा, है ना? और हमारा लोगों के प्रति भाव कैसा होगा? तो पूरी, और कुछ नहीं बोला। पहले भी पेट्रोल वही था, आज भी वही रहेगा। पहले भी कार वही थी, आज भी वही रहेगी। कल उस कार से मैं दूसरों को नीचा दिखाता था, कल उस मकान को दिखा के दूसरों को नीचा दिखाता था, कल वो कपड़े पहन के मैं दूसरों से बड़ा होने की साबित करता था। अब वही कार दूसरों को प्यार करने के काम आएगी, है ना? वही मकान सबके साथ जीने के काम आएगा। पूरी हमारी दुनिया, केवल हम भाव, वस्तुओं की कमी नहीं है,
मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं ए के पास गया, बात करने से पता चला उसके पास वो देना तो चाहता है पर है नहीं। फिर मैं बी के पास गया, उससे बात करके पता चला कि उसके पास है तो सही पर देना नहीं चाहता है। दोनों स्थितियों में पैसा मिला नहीं मिला, लेकिन मैं कहाँ दुखी हुआ, कहाँ नहीं हुआ? दूसरे में। इसका मतलब हम वस्तु के ना होने से पीड़ित नहीं हुए, भाव ना मिलने से पीड़ित हुए। बढ़िया। तो कोई कमी नहीं है हमारी जिंदगी में, केवल भाव की कमी है। भाव की कमी केवल समझने की कमी है। समझने की कमी केवल अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है। जैसा है उसको समझ पाएं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी शरीर यात्रा में एक ऐसा दर्शन उपलब्ध हुआ जिससे हम ऑब्जेक्टिवली स्वयं को, संसार को समझ सकते हैं, भावपूर्ण होकर जी सकते हैं, अहो भाव के साथ जी सकते हैं। बोलिए, कितनी देर लगी? अभी आधा घंटा हुआ नहीं होगा मेरे को, बोलिए बताइए। आधा घंटे पहले हमारा माइंडसेट क्या था और अब आधा घंटे बाद हमारा माइंडसेट क्या? NIT रायपुर के एक लड़के ने कभी इस चर्चा पे कमेंट किया, वो मेरे को हमेशा याद रहता है। ये चर्चा होने के बाद उसकी आंख में आंसू थे, शरीर कांप रहा था। खड़े होके उसने लगभग रोते हुए कहा, सर मैं समझ पा रहा हूँ आदमी की जिंदगी के लिए आलू ज्यादा कीमती चीज है डायमंड की तुलना में। ये आवश्यकता को पहचानने का तरीका है। जैसे जैसे हम मानव को पहचान पाएंगे, मैं को पहचान पाएंगे, पर्पस को पहचान पाएंगे, हर चीज अपनी जगह में जाके लैंड कर जाए। फिर हम हर चीज के साथ में न्याय कर सकते हैं, हर चीज के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी अगर ये सारी चीज़ें जो है, लोहा, खाने की चीज़ें सारी नेचर से आ रही है, तो जैसे कोई ये लोहे से गाड़ी बनी है एग्जाम्पल में, तो ये मानव ने बनाया है कि ऐसे ऐसे कट करेंगे तो इसको ऐसे आकार दे सकते हैं। तो ये हम लोग भाव चेंज कर दें कि अगर बाजू वाले ने गाड़ी ली है तो हमारे पास जो है, हमारे पास है, तो वो भाव ही चेंज करना रहा ना। बस भले उसमें 60 लाख की गाड़ी हो या 10 लाख की हो, आपकी जरूरत हो सकती है। हाँ, मैं कोई 60 लाख की गाड़ी को खराब नहीं बोल रहा। किसी की जर्नी ऐसी है, किसी का व्यवसाय ऐसा है कि उसको हर 2 दिन बाद 200 किलोमीटर दौड़ना है, 500 किलोमीटर दौड़ना है, तो उस गाड़ी की अच्छी स्थिति हो, उसके शॉकअप ठीक ठाक हो, इसमें क्या दिक्कत है? बस भाव चेंज करना है, केवल समझ चेंज करना है, भाव चेंज करना है। और चेंज क्या करना है? जैसा है उसको वैसा समझना है। चेंज क्या करना है? जैसा है वैसा समझना है। मेरी मर्जी से संसार नहीं चलता और ना चलेगा। तो जैसा संसार है उसमें संसार के होने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मेरे जीवन होने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, इस शरीर के बनने में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मानव रूप में होने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका मात्र इतनी है कि मानव हूं, तो मेरी जो सोचने की ताकत है और शरीर की ताकत है, इसका क्या करूं कि मैं सुखी हो जाऊं और मेरा वातावरण मेरे होने से सुखी हो जाए। मेरे होने से मेरा वातावरण दुखी होता है तो मैं कुरूप हूं, मेरे होने से मेरा वातावरण सुंदर होता है तो मैं सुंदर हूं। क्योंकि जब खरीदते हैं चीज़, तो जैसे गाड़ी खरीदी तो वो भाव से खरीदी जा सकती है कि मानव ने ही ये चीज़ जो बनाई है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हाँ, उसके डिज़ाइन को अप्रिशिएट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करते हैं, कितने लोगों ने कितना सोचा होगा। तो एक ऐसी बढ़िया चीज़ निकल के आई है ना। मोबाइल भी कोई बढ़िया चीज़ है, तो इसमें यदि कोई कमी रह गई है तो आने वाली पीढ़ियाँ उसको और दूर करेगी। मैं भी उसमें कुछ सोच सकता हूँ, हाँ, सोचेंगे धीरे धीरे। तो वो भाव से ले सकते। कृतज्ञता का भाव, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव, मानव परंपरा के प्रति कृतज्ञता का भाव। और किसी ने लिया है तो उसके लिए भी एक वैसा बनता है रिस्पेक्ट कि इसने इतनी बड़ी गाड़ी पैसे के लिए नहीं, पर इतना ये दिखा कि ऐसे इसका बनावट बना हुआ है, ये चीज वैसा बनावट बना हुआ है। लेने वाले ने किस मानसिकता दी, किससे वही पटाएगा, वो एक बात हो गई।
लेकिन यदि वो दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग करने के लिए, दिखावे के लिए लिया है, तो मैं उसका सम्मान तो नहीं कर पाऊंगा। खत्म बात। जी हाँ जी, माइक पीछे। मुझे भैया मेरी पहली शिविर याद आ गई। उत्तरकाशी में 3-4 महीने पहले शिविर होता, उस टाइम मेरा रोना धोना बहुत ज़्यादा चला था, तो ये मुद्दे पे मुझे बहुत रोना था। शायद ये टर्निंग पॉइंट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसके बाद में मुझे ये सवाल आया कि तो एक अच्छी संतान के तौर पे मेरा क्या फर्ज बनेगा। हम सब ले ही रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। मतलब कि हमारा कुछ आचरण है जो हमें अभी तक पता नहीं चला है, तो ये आचरण अभी समझ में आएगा यहाँ, और हमें जो संज्ञानशीलता, तो वही अहंकार माँ बाप में था, वही अहंकार हमने अपने बच्चों को दिया। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा महंगे स्कूलों में जाते हैं, उनके बीच में चर्चा यही है कि कौन किस गाड़ी में आता है, किसके कपड़े ब्रांडेड कितने हैं, किसकी चीज़ें कितनी ब्रांडेड हैं। तो सामान की क्वालिटी से आदमी की क्वालिटी नापी जा रही है। आदमी की कोई क्वालिटी है नहीं, मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं है, लोहे का टपरा मेरी इज्जत का कारण बनेगा। तो मुझको खुद पे विश्वास है कि मुझको मटेरियल पे विश्वास है मेरी इज्जत के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि पॉजिटिवली देखें तो मुझ में इतना पैसा कमाने की क्षमता है, इसलिए मेरा सम्मान हो। तो मुझ में इतना पैसा कमाने की क्षमता है, लेकिन आपके पैसा कमाने के तरीके से संसार नर्क बनता हो, तो इसको भी सोचना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या हो सकता है और सभी कैसे इवॉल्व हो सकते हैं, धीरे धीरे और समझ में आएगा। मतलब कि अभी उपयोगिता और पूरकता की जो बात है, हाँ। उसमें सही हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं, कैसे फिट? वो यात्रा ये पॉइंट से मेरी जान गई। बड़ी हाँ जी। हमारे यहाँ पे मिट्टी बहुतायत में है, तो एक बच्चे को क्या, बड़ों को भी मिट्टी की कोई कीमत नहीं बनती। मान लो एक सोने का ग्रह है, वो सोने से बना है, वहाँ पे जीवन है, फूड चेन की शुरुआत मिट्टी से हो रही है। हो सकता है वहाँ पे उस मिट्टी की कीमत तो हो सकता है क्या वो पहचाने नहीं, तो वहाँ वो तोले के हिसाब से मिट्टी मिलती है और सोना मिट्टी की तरह हो। तो इसी तरह हमने चीज़ों को डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपने दिमाग में महत्ता दे दी। एक बात। दूसरी बात, खर्चीली शादी की बात उठी। मेरा ये मानना है कि अगर उधार लेकर ना की गई हो, अपने पैसे से खर्चीली शादी की गई हो, तो वो अच्छा है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। तो ब्लैक 2-4 करोड़ की नीचे आई किसी ऐसी पहले आप 2-4 करोड़ उल्टा सीधा करके कमाओगे, फिर दुनिया को 2-4 करोड़ की शादी करके उनको भी गलत राह पे डालोगे, तो इस तरह की जस्टिफिकेशन बहुत काम तो नहीं करता। नहीं, अगर हो गया है और वो ब्लैक मनी उसके बैंक में रखी है और एक उसने खर्च करके कम से कम निचले ऐसी ब्लैक मनी दूसरों को ब्लैक मनी कमाने के लिए प्रेरणा देती है, ये आउटराइटली गलत है। जी। चटनी बनानी है उनके, मैं किचन में गई तो वहाँ उनका जो खाना बनाने वाला रसोईया था उससे बात हुई, तो उसने बोला स्टाफ में जो भी 500 लोग जैसे जितने सारे हैं वो सब इसी एरिया के आजू बाजू के ही है। तो मुझे उनके लिए इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जिस धरती को मतलब अपना बनाया है, उनके ही बच्चों को रोजी के लिए इतना वो किया है, तो उसके लिए भी कोई गवर्नमेंट भाई को भी सारी बात, भाभी जी को भी सारी। नमस्ते भैया जी। कमल भाई साल में रुका होता, उस चीज़ का कैसे उपयोग करता और वहाँ खाने में कितना मील मेक करता, एक छोटी सी इंसान पैसा देते तो किस तरह भाव आ जाता है। और यहाँ कल के बाद एक रियल घटना है परसों की, कि अपने रूम में पानी की बोतल खत्म हो गई थी, तो पानी की बोतल हाउसकीपिंग में जैसे होटल में होता है, हमने फ़ोन किया, हाँ हाउसकीपिंग का नंबर लिखा हुआ है, तो उसने बोतल ला के दी। हमने सोचा पैसा देना है, तो उसने अब आप शिविर में आए, कहा शिविर में आए, तो उसने पैसा नहीं लिया। कल पुष्पा ने कहा कि पानी बोतल नहीं मंगाएंगे, भर के लेके आएंगे। भाव से भाव लेकिन वो इतने डिमांडिंग होते हैं और इतनी सारी जगह में इतनी कमियां भी कभी निकाल देते हैं या कुछ बोलते हैं। ये लोग कैसे आए हैं? ये चुपचाप नाश्ता करते हैं, चले जाते हैं, चुपचाप खाना खाते हैं, चले जाते हैं, कोई चीज की डिमांड नहीं कर रहा है। ऐसा हमने पहली बार देखा। तो मैंने इसलिए कहा था कि शिविर में तो पहले से ही बहुत चुने हुए लोग आते हैं, छटे हुए नहीं कहूँगा। Gratitude gives gratitude.
उनको भी ग्रेटिट्यूड टच करता है और वही ग्रेटिट्यूड हमको रिटर्न में मिल रहा है। यही है यस, जिसने भाव से भाव को मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। तो हम एक दुनिया बसा रहे हैं। हमने संवेदनहीनता को मल्टीप्लाई किया, हम पूरी दुनिया को नर्क में ले जा रहे हैं। तो हमसे ज्यादा संवेदनशील और वो लोग हैं। That is what I believe. The staff over here, we are talking about particular staff, right? And environment. So thank you very much, Govind bhai, once again. जी। एक और सुबह कितने बजे में, शायद 9:45 बजे गई वहाँ पे कि ये बच्ची के वजह से मेरा नाश्ता रह गया है, तो उन्होंने मुझे प्यार से बिठाया, चाय नाश्ता तत्सल के लिए अलग से जो इडली का दूसरा मेन्यू था उसमें से सब लाके मुझे टेबल पे रखा और बोला कि मैम आप खा लो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कहीं पे नहीं होता है, बन मतलब बन, पर इन लोगों ने मुझे बिठाया और सब लाके दिया। तो थैंक यू गोविंद सर। जी पीछे एक मिनट जी। आवश्यकता के लिए मैं एक मेरा कंफ्यूजन है वो पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा घर बन रहा है, तो हम साथ में बैठे कि हमारी आवश्यकता क्या है, तो जो भी पापा मम्मी मेरे ग्रैंडमदर बेटा हम मिलके सोचा कि 4 कमरे तो चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए, मेरी ग्रैंडमदर की उम्र 87 ईयर्स है तो एक लिफ्ट चाहिए, तो सारा मिला के आर्किटेक्ट को बोला कि इस तरह से हमें घर चाहिए। उसने बढ़िया सा डिजाइन भी कर दिया, ऑलमोस्ट बन भी गया है। अभी दिक्कत ये हो रही है कि जो भी वो कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है वो ये बोलता है कि देवन आवड़ो मोटो खर्चो करवाने क्या जरूरत है, इतना बड़ा खर्चा क्यों कर दिया। अच्छा, तो वो मेरी आवश्यकता थी, एक लाइब्रेरी मुझे चाहिए थी पढ़ने के लिए, बच्चे के लिए रिक्रिएशन एरिया चाहिए था, पढ़ाई का चाहिए था, तो वो मेरे लिए आवश्यकता थी। तो किसी किसी के लिए वो एक लग्जरी हो गई, तो उसके लिए कभी कभी हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट होता है कि ये बहुत ज्यादा तो नहीं कर दिया ना हम लोगों ने, ये जरूरत थी। तो कभी वो हम भी परेशान होते हैं कि इसकी जरूरत थी। ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 98 पीपल आके बोलेंगे यू डिड एक्सेस व्हाट यू नीडेड, पर हमने जब शुरुआत की तब वो समीक्षा करके करी थी कि इतना ही चाहिए हमें, तो वो कंटिन्यूअस लग रहा है। वो जो इतना ही था उसके प्रति हमारी क्लैरिटी कॉन्फिडेंस में कोई गैप है जिसकी वजह से बाहर की कोई सूचना उसमें घुस जाती है। पर मूल्यांकन से हम प्रभावित होते हैं तो 100 मूल्यांकन में कोई कमी है। हो सकता है मकान उतना ही चाहिए, लेकिन उसके प्रति जो आपका कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी है, उसमें कोई कमी होगी। अच्छा है, सूचना है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। हाँ, आपको समझना है ताकि डिस्टर्ब ना हो। पोस्टिंग यहाँ चल रही थी, अजय भैया यहाँ लीड कर रहे थे, श्रीराम भैया बाहर बैठे थे और काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो इससे एक विजुअलाइजेशन आया कि मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन में राजकोट में ये सुना था कि काफ़ी सारे फैमिलीज, मतलब 10 फैमिलीज एक जमीन का टुकड़ा लेके वो घर बना के वैसे रह रहे। तो ये एक मुझे मॉडल का विजुअलाइजेशन हुआ कि कैसे ऐसे रहा जा सकता है। जैसे मेरी बेटी है, वो सिर्फ हमारे फैमिली के लोगों के साथ ही नहीं खेल रही, बहुत सारे लोग उससे लेके खेल रहे हैं और हर जगह ज्ञान की चर्चा हो रही है। तो ये देख के बहुत सुखद अनुभव हुआ कि ये एक रियलिटी जो है वो जब पहली शिविर की थी तब वो संभावना दिख नहीं रही थी कि यार ये बात तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अभी वो पॉसिबिलिटी रियलिटी में कन्वर्ट होती, मतलब यहाँ पे एज अ मॉडल दिख रहा है कि अच्छा ऐसे ही होता है। शायद आप और काफी सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो ऐसे ही रहते हैं, तो मतलब बहुत ही सुखद फीलिंग आई कि एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल या एक सेल्फ सस्टेनिंग विलेज जैसा होगा जहाँ पे सारी हमारी जरूरतें वो वहीं से फुलफिल हो जाएंगी और जो भी एक्सेस होगा वो हम आगे शेयर कर सकते हैं। और आई थिंक इट्स वेरी वेरी प्लेजरेबल एंड बहुत ज्यादा मजेदार ये फीलिंग है, तो वही मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि 10 परिवार ऐसे कहीं रहेंगे और कोई विलेज हम क्रिएट करेंगे, ये काफ़ी आसान काम नहीं है और ये सबके लिए संभव नहीं है। सारे मुंबई के लोग निकल के किसी गांव में जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन ये बहुत आसान है, सॉफ्टवेयर पे काम करना बहुत आसान है,
हार्डवेयर को टच करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि हार्डवेयर सीमित होता है, सॉफ्टवेयर अनलिमिटेड। तो मेरे को लगता है कि जहाँ हम रह रहे हैं थोड़ी सी मेहनत करेंगे, वहाँ के 10 परिवार शिविर कर लेते हैं, वहाँ के 10 परिवार अध्ययन करने लगते हैं, हम आज कोई व्यवसाय कर ही रहे हैं, हमारी दुनिया वहीं की वहीं बदल जाती है। तो जहाँ है हमारी कंपनी बदल सकती है, हमारा शोरूम बदल सकता है। वो यवतमाल में बन रहा है उनका वो बजाज का ऑटो जो आता है उसका शोरूम। तो शुरू में मैं गया तो उनके कुछ कन्फ्यूजन थे, ऑटो में डीजल लगता है, तो थोड़ा आदर्शवादी सोच भी कभी हमारी हो जाती है, तो डीजल में तो ऑटो में क्यों बेचूं, मतलब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे तय हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पारिवारिक स्तर पे तय हो रही हैं, कुछ चीज़ें सामाजिक स्तर पे तय हो रही हैं, तो कभी कभी हम छलांग मारने लगते हैं। फाइनली उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ 20 लोग का स्टाफ है, धीरे धीरे सबने शिविर किया, उनकी फैमिली में भी अधिकांश लोगों ने किया, आज उनके घर में भी। और उनका जब शोरूम खुलता है तो शुरू में तो कोई ग्राहक आता नहीं है, सुबह सुबह 1 घंटे बैठ के सब कोई अध्ययन करते हैं। हम ऑटो ही नहीं जिंदगी भी देते, सब कुछ आराम से हो सकता है। तो भैया जब हमने सरकारों में चीज़ें बदलती हुई देख ली, यहाँ सबसे खराब स्थितियाँ हैं, तो बाकी सब जगह आसान है। तो कृपया करके जहाँ आप रह रहे हैं, अपना मोहल्ला, अपनी जगह में लोगों को कैसे मोटिवेट करें, अपने मोहल्ले में कैसे ये वातावरण बने, और बच्चों के नाम पे सबसे आसान वातावरण बनता है। आप लोगों को बोलो कि हमारे बच्चों के लिए कुछ बढ़िया सोचेंगे, वो तो पहले बोलता क्या है बताइए। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है बढ़िया जम जाएगा। आज आपने ये पॉइंट लेके मेरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि सूरत के आजू बाजू कहीं ज़मीन लेने तो करोड़ 1.5 करोड़ तो लगेगा, जिंदगी खप जाएगी और बाद में वहाँ पहुँच के लगेगा कि निर्णय गलत था। आसान नहीं है, तो कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। जो जहाँ रह रहा है उसी को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। इश्यू है जो मैं एक्चुअली अभी उस पर काफ़ी सोच विचार चल रहा है। इन्होंने जो बताया वो आपने इनको ऐसा बोला कि जैसे आप अपना घर डिजाइन कर रहे हो तो शायद आपके घर से आपकी क्या आवश्यकता है वही आपके लिए शायद कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है, इसीलिए डाउट हो रहा है। तो मेरे घर में तो ये 2 साल से चल रहा है। मेरा घर हम लोग रिनोवेट करने की सोच रहे हैं और उसमें सभी की आवश्यकताएं बहुत ही अलग है। किसी की मतलब मेरे मदर है, उनकी आवश्यकता कुछ और है, मेरी आवश्यकता कुछ और है, मेरे बेटे की आवश्यकता कुछ और है, पत्नी को कुछ और चाहिए। तो ऐसा कोई जैसे आपने बोला यूनिवर्सल ह्यूमन कोड, तो वैसे कुछ ऐसा मतलब कैसे फिर वो श्योरली करें कि किस चीज़ को प्राधान्य दिया जाए। देखिए गिरिवन में जब मैंने शिविर किया था तो गवर्नमेंट ऑफिसर सारी जिंदगी अपने एक सरकारी बंगले में रहता है, 2 BHK 3 BHK होता है, और लास्ट में कुल मिला के एक बड़ा सा घर बना के अपनी भड़ास निकालता है रिटायरमेंट के बाद। ये कॉमन कहानी है। उसको लगता है जिंदगी भर में फिर अच्छा उधर रहता है तो बड़ा घर, बहुत सारी बातें नहीं बोलूँ। तो फाइनली एक बड़ा, तो कई लोग थे जो सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद अपना पूरा पैसा लेके मैं किसी जगह में फार्म हाउस बनाऊंगा, कोई कह रहा है मैं अपने गांव जाऊंगा, मैं शहर में कुछ बड़ा करूंगा। अब ये एक मकान का मतलब है आजकल 1.5-2 करोड़ रुपया, कोई खास बात नहीं, ठीक है। अब शिविर करने के बाद समझ में आया जहाँ रह रहा हूँ वही ठीक है, सब ठीक है भैया, वो जो सुख की तलाश है वो पूरी नहीं हो रही है। मैंने MB वैली में शिविर किया, 100 करोड़ के बंगले, उसमें केवल बिहारी नौकर रहते हैं। पुणे और मुंबई के लोगों ने बनाया है, पहले सोचते थे कि हर महीने आएंगे, शुरू में हर महीने गए, फिर 3 महीने बाद गए, फिर 6 महीने बाद गए, फिर साल में एक बार आते हैं, नौकर वहाँ बढ़िया रह रहे हैं, शानदार। शौक नहीं चलते, आवश्यकताएं ही चलती। जी भैया ये भाव की जो आपने वो नागपुर सम्मेलन में हमने जो फील किया था, नागपुर का सम्मेलन जो है RSS के प्रीमाइसेस में हुआ था। RSS को जो है सबसे अनुशासित आज की तारीख में वर्ल्ड में संस्था माना जाता है। तो जब हमारा सम्मेलन वहाँ पे हुआ था, इससे पहले का राष्ट्रीय सम्मेलन, तब हमने उनसे ऐसी चर्चा किया था कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो है आपके यदि होए तो कितने लोगों की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा था कि 1000 लोगों के सम्मेलन के लिए एटलीस्ट 40-50 लोग लगते ही है करके।
जब उन तक ये बात पहुंची कि ये 5-10 लोगों ने किया है करके, तो बड़े अप्रिशिएट हुए इसके अंदर। और साथ में सम्मेलन में तो जो लोग आते हैं उनके व्यवहार से इतने प्रभावित हुए वो कि जब हम उनको डोनेशन का चेक देने गए तब उन्होंने बोला कि नहीं, आप इतना मत दीजिए करके, आप इससे कम दीजिए। तो ये बात जब जीवनी का जो हम लोग हैं उनको पता चली, तो रायपुर से रंजित भैया का मुझे फोन आया कि भैया आपने जितना तय किया है उतना ही देना है, कहीं ऐसा मैसेज नहीं जाए कि हम कहीं गरीबी में जी रहे हैं करके। तो ये भाव जो है वहां तक पहुंच गए। बढ़िया, उन्होंने काफी लोगों को अपने वहां भेजा है। बढ़िया, खूब बढ़िया जी। लास्ट सुरेश भाई जी, तब तक आप बोलो। माइंड हो गया और बैठ गया कि ये है और हमारे माँ के प्रति कभी हमें उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। और एक कंफ्यूजन है मुझे कि जैसे हमने बात की ब्रांड्स की, गाड़ी 5 लाख की भी आ सकती है, 50 की भी आ सकती है और करोड़ की भी आ सकती है। वैसे ब्रांड्स का है कि चलो हम जानते हैं कि ये टी शर्ट एक ड्रेस है, वो हम 500 में भी ले सकते हैं, 100 रुपये में भी ले सकते हैं। तो ऐसा होता है कि चलो मुझे पता है कि ओके ये 200 में ठीक है मेरे लिए, बट जब मैं वो पहन के जाती हूँ अपनी चैम्बर में बैठती हूँ क्लिनिक में, देन आई एम गेटिंग जज्ड। ये डॉक्टर तो देखो इसका खुद का लुकआउट नहीं है कि कैसा है, तो ये कैसे हमें ट्रीट करेंगे। तो लाइक मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि मुझे कैसा एक्ट करना है इसमें, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट। वो मुझे पता चल क्या मतलब हुआ कि हम संवेदनशील हैं, संज्ञानशील नहीं हैं, इसलिए दूसरों के कमेंट हमको प्रभावित इसलिए करते हैं क्योंकि यदि मैं संज्ञानशील रहता तो उससे बड़ा प्रभाव मैं क्रिएट कर देता। देखो देखो, मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट ही नहीं खुला, मेरा अभी तक मेरा हार्ट अटैक आया, मेरा इंश्योरेंस था, मुझको पता नहीं था, वो बेटे ने कभी करवा लिया, अभी बाद में। मैंने कभी जिंदगी में मेरा इंश्योरेंस नहीं कराया। लोग शिविर में पूछते थे कल को तुमको हार्ट अटैक आया, ऐसे ही पूछते थे, हार्ट अटैक आएगा तो क्या होगा। मैं संसार को जरूरत होगी तो बचाएगा, नहीं बचा नहीं आवश्यकता होगी चले जाएंगे, काय के लिए बोझ क्रिएट करना। ठीक हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास संज्ञानशीलता है तो संबंध क्रिएट होता है, और संबंध बहुत बड़ी पूंजी है। ठीक है, आज गोविंद भाई की जगह हमारी जगह हो गई ना, ये बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है। मैं ना छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो लगभग छत्तीसगढ़ के हमारे सीएम से लेके और कई मिनिस्टर, कई आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे लोग शिविर किए हुए। तो मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेस करता है। अब बिजनेसमैन लोगों को इन सब लोगों से संबंध बना के रखना पड़ता है, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इस पर वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, और सबके यहाँ लिंक बनाने के लिए बहुत सारे दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो जिनसे वो लिंक बना के बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, वो मेरे को कभी कभी खाने पे बुला लेते हैं। तो बोले यार तेरा धंधा ज़्यादा ठीक है, हम इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, है ना। संस्थान में हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगना था, तो मैंने सोचा कि अपने सीएम को बोल देते हैं, और वो कुछ ना कुछ उनका मन रहता है या कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं वो कर देंगे। तो उन्होंने हमारे यहाँ से लड़का बुलाया, सीएम हाउस से 2.5 लाख रुपए कैश मिला, उसका हमने बैंक में डिपॉजिट किया और हमारा ट्रांसफार्मर लगा। लोग उधर पूजा करके आते हैं। उन्होंने हमारे यहाँ हमारा काम उस तरह से करवाया कि जिसको नंबर 1 बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप संज्ञानशीलता के अर्थ में संसार के लिए उपयोगी होते हैं, जितना आप सोचते नहीं हो उतना स्नेह, सहयोग, प्यार, सम्मान, इतना कुछ आपके साथ आता है कि वो तमाम चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं जिनको हम बहुत मेहनत करके जुटा रहे हैं। उसका सूत्र है गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। जब हम बड़ी चीज के लिए काम करते हैं, छोटी चीजें अपने आप उसमें सेट हो जाती हैं। तो बिल्कुल टी शर्ट से इज्जत पाई तो क्या पाई, है ना, कपड़े से इज्जत पाई तो क्या पाई, गाड़ी से इज्जत पाई तो क्या पाई, वो तो मेरी इज्जत नहीं है, तो गाड़ी जिसने डिजाइन की है उसकी इज्जत है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमको स्वयं पे विश्वास ज्यादा है कि शरीर पे विश्वास ज्यादा है। हम स्वयं को दिखा रहे हैं कि शरीर को दिखा रहे हैं? हम तो शरीर को दिखा के सोच रहे हैं कि इससे इज्जत मिल जाएगी,
हम तो गाड़ी और नीचे उतर गए, फिर गाड़ी और कपड़े और मकान को दिखा के सोच रहे हैं कि इससे इज्जत मिल जाएगी, क्योंकि मैं के पास इज्जत नहीं है। जिस दिन मैं की इज्जत का मतलब है कि मैं के पास समझ होना, मैं के पास आचरण होना। जिस दिन ये आचरण दूसरों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता है तो दिल से तो इज्जत वो होती है। तो अभी तो हम पुराने घावों पे मरहम लगा रहे हैं। किसी की गाड़ी देख के हम प्रभावित हुए थे, किसी का बंगला देख के प्रभावित हुए थे, किसी के कपड़े देख के प्रभावित हुए थे। जैसे हम घायल हुए थे ऐसे दूसरों को घायल करके लगता है कि अब कुछ ठीक हो गया। तो घायल होना, घायल करना, ये तो जीना नहीं है। दूसरे के घाव पे मरहम लगाना, अपने घाव हमेशा के लिए बंद कर देना और एक घाव की दुनिया ही खत्म हो जाए ताकि हैप्पीनेस हैप्पी रह सके। बहुत हल्का हो गया, करना क्या, वो बंगला लेकर या काम करके। तो मैं पूरी सभा को मेरी खुशी शेयर करता हूँ। हम लोग 2014 में जब अध्ययन समाप्त हुआ तो जितने भी अध्ययनार्थी थे वो बाबा जी के सामने सत्यापन करते, यानी कि अब हम क्या करेंगे। और जैसे क्लास का मॉनिटर रहता है, मैं वो मॉनिटर था, तो सभी का सत्यापन हो गया, मेरा भी हो गया। फिर से मैं एक बार खड़ा हो गया और बाबा जी के सामने झुक के मैंने कहा, बाबा जी हमारे लिए आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है। ये स्टेटमेंट मैंने करा और बाबा जी ने जवाब में कहा, जहाँ हो वहाँ रहो और अध्ययन के अवसर प्रदान करो, अध्ययन के अवसर प्रदान करो। अशोक गोपाला जी करके एक प्रबोधक है, उनका हमने अध्ययन का एक शिविर रखा 14 से 24। देखिए कितना यहाँ गुल खिल गया पूरे गुजरात में, केवल एक लाइन। तो भैया जो बोले जहाँ है वहाँ रहे और अध्ययन के अवसर प्रदान करे। तो हम में से जिसका जितना बन पड़ता है विद्या में आगे चलने का, दूसरों को सहयोग करने का, वो करेंगे तो अद्भुत वातावरण तैयार हम होगा। सबके घरों के ड्राइंग रूम अध्ययन से रोशन हो जाए और अपने मोहल्ले के लिए जिंदगी देने के स्रोत बन जाए। अभी वो ड्राइंग रूम जरा इंतजार करते रहता है, कोई आए कि आते नहीं। चलिए, तो ये चर्चा हमने पूरी की। तो एक लाइन से कितना सारा माल निकला, है ना। हमको लगता है कि हम वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन यथास्थिति को हमने देखा तो उससे कुछ भिन्न बात सामने है। आगे चलो, इसका अर्थ ये हुआ हम खरीदते नहीं हैं, है ना, केवल मानव श्रम खरीदते हैं, मानव श्रम को एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं खरीदना। तो फाइनली समरी क्या बनी? समरी ये बनी कि मानव है, मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक भौतिक भाव, ये शरीर के लिए है, और ये मैं के लिए है। मैं को हमने कहा जीवन। और जितनी अभी तक क्लैरिटी बनी उससे ये भी ध्यान में आ गया, ये 2-3 सूत्र हमारे ध्यान में आ जाते हैं। एक तो ये ध्यान में आ गया कि समाधान से सुख, दूसरा ये सूत्र अभी खुलेगा, श्रम से समृद्धि, तीसरा सुविधा से सुख नहीं, चौथा सुख से सुविधा नहीं। इसमें से कितना हमारे ध्यान में ठीक से आ गया? कितने लोगों को ये ध्यान में आ गया कि समाधान ही सुख है? ही, है ना, समाधान ही सुख है। जिसको अभी तक सुख मान रहे थे वो क्या निकला? सुविधा। वो शरीर को बनाए रखने के लिए अनुकूलता। यदि मीठा, कड़वा, नमकीन का पता नहीं चलेगा तो हम शरीर के लिए कुछ ऐसा ले लेंगे जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। यदि ठंडी गर्मी का पता नहीं चलेगा तो कुल मिला के शरीर को बनाए रखने की, यदि प्रजनन में कोई सुख ना होता तो इस संसार में मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो पशुओं में भी और मानव में भी प्रजनन के लिए प्रेरणा पाई जाती है, क्योंकि ये नेचर की अपनी सेटिंग है, क्यों है, कैसे है, उसको समझेंगे, है ना। तो इस आधार पर हम मानव के रूप में धरती पे उपलब्ध हैं।
और ये शरीर बना रहे हैं। तो समाधान से सुख है, कैसे पता चला? जैसे भी हमने मात्र एक पॉइंट पे चर्चा किया कि भौतिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं, हमारा पहले भी कोई दृष्टिकोण था। चर्चा करने के बाद हमारा एक नया दृष्टिकोण बना, एक सही दृष्टिकोण बना, और उसके आधार पे हमने कैसा फील किया, है ना? ठीक। जैसा आपने कहा कि पहले भी हम मदर अर्थ बोलते थे, लेकिन वो मैकेनिकल था। अब यदि सही अर्थों में वो मां लगने लगे, इतना ही तो सुख है, समझ में ही सुख है। तो ये हमारे ध्यान में आ गया कि समझ में सुख कैसे है। तो जिंदगी के हर आयाम में, एक व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व तक, पूरी कायनात तक, यदि ऐसे ही हमारा दृष्टिकोण सृष्टि के अनुरूप दृष्टि हो जाती है, तो इसी का नाम सुख है। ये हमने देखा। इसको थोड़ा सा रुक के देखते हैं। कितने लोगों को अपने अधिकार पे ये अब कहने की स्थिति है कि सुविधा से सुख, जब सुख कह रहे हैं तो निरंतर है। कितने लोग अपने अधिकार पे अब ये बोल सकते हैं कि सुविधा से सुख नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। बढ़िया। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि सुख से सुविधा नहीं आ रही है ना? ये नहीं आ रही। तो सुख क्या है? समाधान। सुख क्या है? समाधान। तो मैं समाधानित हो गया, मैं समझदार हो गया, तो मेरे समझदार होने मात्र से गाड़ी प्रकट हो जाएगी, मेरे समझदार होने से अनाज प्रकट हो जाएगा कि उसके लिए श्रम करना पड़ेगा? तो मेरे समझदार होने मात्र से मेरी सारी भौतिक आवश्यकताएं, अब मैं सुबह से लेकर शाम तक रोज बोलता हूं, कोई वस्तु प्रकट नहीं होती। है ना? ये गोविंद भाई की मेहरबानी है, रहने की जगह और खाने के लिए खाना मिल जाता है, लेकिन मेरे बोलने से खाना पैदा नहीं हो रहा। ये सच्चाई है। खाना पैदा होगा तो चाहे कोई सन्यासी के लिए पैदा होगा या बुजुर्ग के लिए पैदा होगा, फाइनली कोई श्रम कर रहा है खेत में तो ही खाना पैदा होता है, मेरे बोलने से नहीं हो रहा। यदि कोई बाकी चीजें हम यूज कर रहे हैं तो किसी फैक्ट्री में कोई बना रहा है, किसी को उसको बनाने की समझ है, कोई बना रहा है, इसलिए हमको चीजें उपलब्ध हो रही हैं। मेरे बोलने मात्र से कोई वस्तु पैदा नहीं हो रही। इससे ये समझ में आया कि जो समझदारी से भाव ही पैदा होता है। इसलिए बढ़िया सूत्र है, भाव से भाव, भाव के बदले भाव, वस्तु के बदले वस्तु। मैंने आपको क्या दिया? भाव। आपने मेरे को क्या दिया? भाव। पेमेंट पूरा हो गया, कोई उधारी नहीं है। मैंने आपको जितना भाव दिया उसकी तुलना में मेरे को उतना मिला कि ज्यादा मिला? बहुत ज्यादा मिला, तो पेमेंट हो गया। वस्तु के बदले वस्तु। मैंने आपको कोई वस्तु दी होती तो उसके एक्सचेंज में आप मेरे को कोई वस्तु दे देते। और जब भाव के अभिव्यक्ति के रूप में कोई वस्तु दी जाती है तो उसमें व्यापार नहीं होता। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करते हैं, हम अपने दोस्त के लिए कोई गिफ्ट देते हैं, वो हमारे प्यार की, हमारे संबंध की अभिव्यक्ति है। तो इस रूप में भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो इस रूप में हमने देखा कि बेसिकली सुविधा आएगी तो श्रम से आएगी। क्लियर हो गया? तो सुख से सुविधा नहीं का मतलब है समझदार होने से भौतिक वस्तुएं पैदा नहीं हो जा रही हैं, लेकिन समझदार होने से भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता भी खत्म नहीं हो जा रही है। मेरी भौतिक वस्तुओं में समझदार होके श्रम करूंगा, मैं समझदार होके श्रम करूंगा और श्रम से समृद्धि आएगी। बिना समझ के श्रम करूंगा तो ये पता नहीं चलता कि कितना कमाना है, तो उसको हम समझेंगे। मैं कह पाया है? समृद्धि है अभाव का अभाव। समृद्धि क्या है? अभाव का अभाव। अभाव का अभाव क्या है? अभाव का अभाव मतलब कमी की कमी। आवश्यकता से अधिक पेन उपलब्ध है
तो पेन के मामले में समृद्धि। मैं ट्रैवलिंग के लिए निकला तो मेरे पास जितने पेंट शर्ट होने की ज़रूरत है उससे एक ज़्यादा रख लिया, तो मेरे को लगता है कि मेरी आवश्यकता से ज़्यादा उपलब्ध है। आवश्यकता को पहचान पाने से आवश्यकता से अधिक होने का भाव आया। जो मैंने शुरू से कहा कि अभी तक हमको अभी ये पता नहीं चला कि आवश्यकता कितनी है, इसलिए अधिक का भाव कभी आता ही नहीं है, और पड़ोसी के पास हमेशा अधिक रहता ही है, इसलिए कम का भाव ही बना रहता है। इसका नाम मानसिक गरीबी है। हमने शुरू में चर्चा किया था गरीबी, अमीरी, समृद्धि, तो उसको चर्चा करेंगे। जी कुछ बोल रहे हैं? ये खत्म हो गई या नहीं, इच्छाएं पूरी हो गई सारी। समाधान का मतलब है कि सही इच्छा करना, और सही इच्छा कैसे पूरी होगी वो पता होना। जैसे जब मेरे को समझ नहीं थी तो मेरी इच्छा 92 में ये रहती थी कि 500 रुपए का जंप मिल जाए, उसमें 500 रुपए का जंप बड़ा होगा। अब मेरी इच्छा क्या है? ये भी एक सोचने की बात है, और ये भी एक चर्चा की बिंदु है कि इस तरह की चर्चा करने से आदमी की इच्छाएं कम होती हैं, महत्वाकांक्षा कम होती है, और महत्वाकांक्षा कम होगी तो फिर आदमी ग्रो नहीं करेगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ महत्वाकांक्षा कम हुई कि बढ़ गई? पूरे राज्य की शिक्षा बदल जाए, पूरे राज्य की व्यवस्था बदल जाए, पूरे विश्व की बदल जाए, मेरा मोहल्ला सुंदर हो जाए, मेरा उत्पादन भी बढ़िया हो जाए, परिवार में सबको समझदारी आ जाए, ताकि मिलके तय कर पाए। जूझ तो घरों में रहे अपने। महत्वाकांक्षा वही है, लेकिन पहले महत्वाकांक्षा का मतलब है अपने महत्व को जानने की आकांक्षा। पहले मेरी महत्वाकांक्षा ईगो को पुष्ट करने वाली थी, बस अब मेरी महत्वाकांक्षा व्यवस्था को पुष्ट करने वाली। इसमें ना लड़ाई है ना झगड़ा है। तो ऐसे ही एक डायमेंशन में समाधान मिल गया, ऐसे हर डायमेंशन में। शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा इसका समाधान, मन स्वस्थ कैसे रहेगा इसका समाधान, मेरे परिवार में सबका मन स्वस्थ रहे इसका समाधान, मेरे परिवार में कोई आवश्यकता की कमी ना रहे इसका समाधान, समाज में सभी ऐसे जिए इसका समाधान, इसके लिए एजुकेशन कैसे होगी ये समाधान, इसके लिए राजनीतिक सिस्टम कैसा होगा उसका समाधान। ये स्पष्टता आ रही है कि मैं पहले इच्छा, जो भी इच्छा आ रही है, ट्रिगर हो रही है, वो इच्छा मेरे में जा रही है, और वही इच्छा मेरे को चला रही है, और एक इच्छा पूरी करती है तो इससे बढ़िया दूसरा कुछ दिखता है, तो ये असमाधान बना रह रहा था। अभी मेरे को ये स्पष्ट हो रहा है कि इच्छा क्या करनी है। हाँ, तो सारी इच्छा किस बात के लिए? पर्पस समझ में आने से सारी इच्छा पर्पस के साथ में अलाइन हो गई। अब कंपैरिजन खत्म हो गया। तुमको ब्रांड वजह से आप कोई ब्रांडेड चीज चूज करते हो तो ठीक ही है, तो आप कोई चीज को क्यों क्या कर रहे हो ये कम महत्वपूर्ण है, क्यों कर रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आपको अपने क्यों पे क्लैरिटी हो जाएगी तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। जी बढ़िया जी। हाँ जी माइक आगे। छोटी सी प्रॉब्लम है कि सुख से सुविधा नहीं वो समझ आ गया, श्रम से सुविधा है वो समझ आ गया, पर श्रम से समृद्धि कैसे होगी? जब मैं खेती करना शुरू करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, नहीं कुछ भी करना शुरू करूंगा, उससे बाकी सारी चीज़ों के बारे में अभाव का अभाव कैसे होगा? जैसे मेरी ज़रूरत पेन है और मेरी ज़रूरत पैंट है, मैंने पेन बनाना शुरू कर लिया, तो मैं इतने पेन बनाऊंगा कि बाकी को पेन बजा के पेंट खरीद लूंगा। मैं भी यही करता हूँ। तो डॉक्टर डॉक्टरी का काम करेगा, अब डॉक्टर खेती भी करके आएगा, फिर गाय भी पाल के आएगा, फिर उधर भी जाएगा, तो तब तक पेशेंट मर जाएगा। मतलब मुझे उतने पेन तो बनानी पड़ेगी, मैं कहीं से पैंट लेकर आता हूँ। लग रहा है तो क्या मैं इतने ही पेशेंट ट्रीट करूं जितनी मेरी जरूरत है? क्या मैं इतना ही इतने ही पेशेंट ट्रीट करूं जितना मेरा घर चले? बिल्कुल नहीं, जितने पेशेंट आए उतना ट्रीट करें, इतना अच्छा ट्रीट करेंगे खूब पेशेंट आए, उस धन का सदुपयोग करें और समाज के अच्छे काम के लिए लगाऊं। ऐसा सूत्र है, सदुपयोग ही सुख है, दुरुपयोग ही दुख है, चॉइस आपकी। मानव में समाधान आ जाए, परिवार में समाधान समृद्धि आ जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए,
प्रकृति में संतुलन बना रहे, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम निकलता नहीं। इसी को मानव लक्ष्य कहा। मानव लक्ष्य के अर्थ में सदुपयोग है, इससे भिन्न सारा दुरुपयोग है। एक और अच्छी बात हो सकती है, एक और अच्छी बात हो सकती है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को जिस काम के लिए पैसा देती है, यदि एम्प्लॉय वो काम को नहीं कर रहा है तो उसको दुरुपयोग कहा जाएगा कि सदुपयोग कहा जाएगा? पक्का पक्का पक्का। शरीर किस काम के लिए बना है? शरीर का पर्पस क्या है? शरीर का पर्पस क्या है? तो मैं की जागृति के लिए साधन है और नए शरीर बनाने के लिए साधन है, शरीर को बनाए रखने के लिए साधन है। तो वर्तमान शरीरों को बनाए रखें, जिस तरह से मुझको शरीर मिला है इस तरह से और दूसरे जीवन को भी मैं शरीर उपलब्ध कराऊं, उसका भी पोषण करूं, उसको भी जागृति की ओर ले जाऊं। तो बेसिकली शरीर का एक ही पर्पस है कि ये मैं के खुश होने के लिए, समझने के लिए साधन है। हाँ, तब तो फुल मार्क्स आए थे, जिंदगी में फेल हो गए थे। एग्जाम में पास, जिंदगी में फेल। इसको पूरा कर दो। अब जिस अर्थ में शरीर है, क्या हम शरीर का उपयोग उस अर्थ में कर रहे हैं? इसी का नाम दुख। जब तक जो साधन जिस अर्थ में मिला है उस अर्थ में उपयोग नहीं होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आती रहती है दुख के रूप में, खालीपन के रूप में। तो जब ये साधन उस अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है तो जब तक हम जिंदा रहने के धरातल पर पूरी धरती की रजिस्ट्री आपके नाम कर दी जाए तो भी दुखी रहेंगे, ये पक्का। क्योंकि शरीर इस काम के लिए था नहीं। तो इसका मतलब है शरीर जागृति के अर्थ में है, जब तक शरीर का उपयोग जागृति के अर्थ में नहीं होगा और जब तक मैं दूसरों को भी, इसलिए क्या बोला, जीने देना ही जीना है, बाकी खाना भी। जाओ, हो गया। छोटी सी दो इन्फॉर्मेशन और रख दूं। अर्थशास्त्र को हमने देखा, इसका मतलब रॉबिन्स को क्या समझ में नहीं आया? रॉबिन्स को मानव समझ में नहीं आया कि मानव की दो प्रकार की आवश्यकता है, एक उसकी शरीर की आवश्यकता है, एक उसकी मैं की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता कैसे निश्चित है, इसको समझने के बाद फिर से इस पे लौट के आएंगे। अर्थशास्त्र की जब बात करेंगे तो अब ये कह रहे हैं कि मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है, सीमित नहीं बोल रहे, निश्चित बोला, क्योंकि शरीर का आकार निश्चित, वॉल्यूम निश्चित, आयु निश्चित, कंजम्पशन निश्चित, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी समझ में आया कि मानव की दूसरी आवश्यकता, मानव की भावनात्मक आवश्यकता निरंतर है, असीम है। अब ये दो प्रकार की आवश्यकता होगी। जब मानव की भौतिक आवश्यकता की बात कर रहे हैं तो किसकी है? शरीर। जब भावनात्मक आवश्यकता की बात कर रहे हैं तो किसकी है? मैं, जीवन की। अब ये भी समझ में आया कि मानव की भावनात्मक आवश्यकता निरंतर है और समाधान बराबर सुख, समाधान बराबर सुख बराबर भाव, समझ ही भाव है। जैसे हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि भौतिक वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा किया और हमने आधे घंटे में देखा कि हम सब कैसे अलग अलग बोलने लगे। समाधान बराबर सुख। खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि अस्तित्व नियम पूर्ण है, अस्तित्व नियम पूर्ण है। मानव में समझने की क्षमता असीम है,
निरंतर है। कितना सुंदर मैच हो गया। असीम आवश्यकता के लिए असीम क्षमता बाय नेचर पहले से ही मौजूद है। इसका अर्थ क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि अस्तित्व नियम पूर्ण है, मानव में समझने की क्षमता है, सभी समझ सकते हैं, सभी सुखपूर्वक जी सकते हैं। कोई गलती है तो बताओ। कोई कमी? खूब क्रिटिकली जांचिए, खूब असहमत होने की कोशिश करें, समझने की जिम्मेदारी के साथ। एक आदमी का अपनी जिंदगी में सुख की निरंतरता पा जाना, यही निरंतर सुख है। तो सभी सुखपूर्वक जी सकते हैं, सभी सुख की निरंतरता को पा सकते हैं, यही सुफल है, यही सफलता है। सारा पैसा कमा के क्या अपेक्षा है इस बात की? क्यों इतना पैसा कमा रहे? सफल होने के लिए, सुखी होने के लिए। कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। अब यदि मैं समाधान से सुखी हो गया, क्या लग रहा है आज शिविर का कौन सा दिन? चौथा। जब आप पहले दिन आए थे और आज अभी आपकी मनस्थिति कैसी है? कितने लोग कह सकते हैं कि हमको हल्का लग रहा है? हल्का और क्लैरिटी और एम्पावरिंग लगता है, सब कुछ हो सकता है, सिंपल है। कहाँ पहुंचे? हाँ, और एक भाषा है। मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि मैं सारी ईमानदारी होने के बावजूद 6 साल अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया कि मैं क्या करना चाहता हूं। उसने दूसरों को कुछ नहीं कहा, मेरे को वैसा कोई परेशान नहीं किया, लेकिन वो तो दुखी हो रही थी ना, और उसको देख के मैं तो दुखी हो रहा था ना कि मैं नहीं समझा पाता, और मेरे को भी नहीं पता था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और ये नहीं करना है, ये समझ में आ रहा है। पहला शिविर करते ही अच्छा यार कितना आसान काम था। जैसे ये वो डमरू सामने आया ना, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, उसमें पता चला विलेन दिखाई दे गया, तो एक ही काम समझ में आ गया, सारा बजट खत्म। उसके पहले लगता है कितना पैसा जरूरी है, उसके बाद पता चला ये आदमी को सद्बुद्धि आनी है, बाकी सब ठीक है, और सद्बुद्धि पाने के लिए बजट लगता नहीं है। जीरो बजट प्रोग्राम है, और बल्कि जीरो बजट नहीं है, इतना पैसा बचता है परिवार में। अभी लगता है, किसी को लगता है घर नया बनाना है, किसी को लगता है गाड़ी नहीं लेनी है, किसी को लगता है रेनोवेशन करना है। रेनोवेशन करके भी झंझट वही रहने वाला, ठीक होने वाला नहीं। तो रेनोवेट मैं को करना है, घर रेनोवेट करने से मैं रेनोवेट नहीं हो रहा। समझने के लिए लाइब्रेरी है, समझ नहीं आया, समझने का मटेरियल नहीं है, लाइब्रेरी क्या करेगी? तमाम लाइब्रेरी बंद हो गई। आपको याद है एक जमाना था जब मोहल्ले में लाइब्रेरीज खोलना, अखबार रखना, इसको चैरिटी मानते थे, सब बंद हो गए कि नहीं काम चला। काम की बात कहां पहुंच गए? सभी सुखी हो सकते हैं। मैं सुखी हो गया और मैं आपके सुखी होने में सहयोगी होता हूं, तो आप मेरा सम्मान करते हो कि नहीं? आप ना करो, ये हो ही नहीं सकता, अस्तित्व में बेईमानी है ही नहीं। तो मेरा सुखी, मेरा ज्ञान पूर्वक, मेरा समाधान पूर्वक सुखी होना, दूसरे के सुखी होने में सहयोगी होना, दूसरे के सुखी होने में सहयोगी होना, इसी का नाम सम्मान है। जाओ
चिल कर, ये रियल चिल है। माइक बोलो। मैं क्वेश्चन लिखा था पहले कल या परसों कि मैं खुद का सम्मान क्यों करूं। बात हुई थी कि मेरा सम्मान मेरे पास, मेरा सुख मेरे पास, मेरी दो रोटी मेरे पास, तो मेरी स्वतंत्रता मेरे पास, तो मैं मेरा सम्मान क्यों करूं। तो इसका मुझे जवाब यहाँ मिल रहा है कि मैं तब खुद का सम्मान कर पाऊंगा जब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं किसी और के समझने में सहयोगी हो रहा हूँ। मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है, मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है, मेरी उपयोगिता ही ये लोग हैं, मेरा उपयोगिता ही वो लोग, सब कुछ मेरी उपयोग। पूरी सृष्टि का नियम है, ये पूरी सृष्टि का नियम है। और कितनी महत्वपूर्ण बात है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र में भागीदार है। जो समग्र में भागीदार नहीं है वो स्वयं में अव्यवस्था है। अव्यवस्थित मानव सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा। इसलिए समाधि प्राप्त मानव भी स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदार नहीं हुआ, इसलिए समाधि से भी काम नहीं चलेगा। आदरणीय नागराज जी के स्वयं के शब्दों में, कभी मैंने आदरणीय नागराज जी से कोई बात पूछी जिसने मेरे को जिंदगी भर बड़ा संबल दिया। शुरुआती दिनों की बात है, तब दर्शन में थोड़ा फीका फीका लग, शुरू में पढ़ते हैं ना तो शब्द ही शब्द, अर्थ ही अर्थ, थोड़ा ड्राई ड्राई सा लगता था। और अपनी भी छोटी सीमा थी, कुछ मुट्ठी भर लोग थे, हम जमाने से कम में सोचते नहीं थे, तो उसका प्रेशर बहुत अपने ऊपर आता था। ऐसा होता है ना, किसने बड़ी जिम्मेदारी ओढ़ ली हो, योग्यता है नहीं, तो उसका प्रेशर फिर बहुत आता है। तो मैंने किन्हीं एक दिन मैं और आदरणीय नागराज जी गाड़ी से जा रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि हम समझ तो रहे हैं और हमको अपनी हैसियत भी दिख रही है, संसार की प्रॉब्लम का वॉल्यूम भी दिख रहा है, हम कुछ कर भी पाएंगे? ऐसा मैंने शंका व्यक्त किया, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने दो बातें उस दिन मेरे को बोली जिन्होंने मेरे को जिंदगी भर संबल दिया। एक तो उन्होंने कहा, देखो दिया जलाए रखो, संसार की आवश्यकता होगी तो ये अपने आप दावानल बनेगा। दावानल समझते? दावानल मतलब जंगल की आग, जंगल की आग, फिर वो रुकती नहीं है। जैसे अभी कहाँ लगी अमेरिका में वाइल्ड फायर है ना? तो दिया जलाए रखो, दिया जलाए रखो का मतलब है कम से कम इसके लिए वातावरण बनाए रखो, तो शिविर चलते रहे, अध्ययन का काम आगे बढ़ते रहे, इसका मतलब दिया जलाए। दूसरी बात जो कही वो और महत्वपूर्ण थी, उससे मेरा लोड हल्का हो गया। क्या? उन्होंने कहा कि देखो इस धरती पे साधनाओं की परंपरा रही है, हजारों साल से लोगों ने साधनाएं की हैं और बहुत सारे लोग समाधि या समाधि के निकट तक पहुंचे। बिना शरीर के जीवन धरती पे सारे क्रियाकलाप को देखता ही है, क्या हो रहा है। यदि इन जीवन को इस बात का भरोसा होगा कि ज्ञान को आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है, यदि उन श्रेष्ठ जीवनों को जो समाधि या समाधि की स्थिति तक पहुंचे, यदि उनको ये भरोसा होगा कि ज्ञान को धरती पे, इस धरती पे आचरण पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है, तो ये जीवन शरीर चलाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अभी उनको शरीर चलाने की आवश्यकता नहीं लगती, अभी उनको प्रयोजन नहीं दिखता। तो ये श्रेष्ठ जीवन शरीर चलाएंगे और इस धरती का उद्धार करेंगे। उसके पहले मैं सोच रहा था हमें को करना है, इसलिए ज्यादा प्रेशर में थे। तब समझ गया कि यार अपने को दिया बस जलाए रखना है, बाकी अपना ज्यादा काम नहीं, तो दिया अपन जलाए रखेंगे, बाकी काम हो जाए। तो ये कुछ कुछ चीजें, तो क्या हो गया, ये जो बात आपने सम्मान की कही है, अच्छा मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो हम आप लोग, हम सभी लोग आम लोग हैं, सामान्य लोग हैं। हम सब अभी अपनी इंद्रियों से ही जूझ रहे हैं। हम रूप बल धन में ही पहचान की तलाश में अभी लग रहा है कि यही पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक हमारी ये जर्नी पूरी नहीं हुई है, तब तक ज्ञान को उसकी पूर्णता में पकड़ पाना संभव नहीं होगा। तो फाइनली हर एक व्यक्ति को श्रम लगेगा ही। तो यदि परंपराओं से लोगों ने जो भी साधनाएं की, जो भी उन्होंने प्रैक्टिसेस की, जिनके चलते वो इस जगह तक पहुंच गए,
कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, शरीर के बियॉन्ड कोई रियलिटी है, और उसको उन्होंने जिस भी तरीके से पहचाना और फाइनली वो इस जगह तक पहुंच पाए कि इंद्रियों में जीना नहीं है। अब ये जीवन की स्थिति कैसी है? तो ये जीवन की स्थिति, उसको ये स्ट्रगल करना ही नहीं है, जो ये जो हमारा कोर्स है ये उसका पूरा हो चुका है। समाधि की स्थिति में पहुंच के आदमी को शरीर चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस शरीर चलाने का प्रयोजन ही खत्म हो गया, क्योंकि शरीर से उसको कुछ पाना ही नहीं है। लेकिन यदि वो जीवन ये देखता है धरती पे इस अनुसंधान की रोशनी में, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में, ज्ञान को संबंधों में, परिवार में जिया जा सकता है। ज्ञान के आधार पे बाई एजुकेशन मानव को श्रेष्ठ मानसिकता, मानव चेतना दी जा सकती है। ज्ञान की रोशनी में पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था से लेके सब कुछ हो सकता है। तो ये जो श्रेष्ठ जीवन है, ये शरीर चलाने को स्वीकार करेंगे और ये धरती का उद्धार करेंगे। बढ़िया, पहुंच गए? तो अपना काम कितना है? दिया जलाए रखना है। दिया तो अपन जला ही देंगे तो अपना काम आराम का हो गया। अपना काम दिया जलाते रहना, दिया जला देंगे। तो मैं इसको पूरा कर दूं, तो इसका अर्थ ये हुआ, क्या सुनिश्चित हो गया? इसका मतलब जब तक मैं स्वयं में व्यवस्था नहीं हूं, व्यवस्था में भागीदार नहीं हूं, तो जब तक मैं मानव लक्ष्य में भागीदार नहीं हूं, इसका मतलब है हर इकाई को इसी स्वरूप में होना है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। भागीदारी के स्वरूप में हो जाना ही मेरा सम्मान है, मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है। अब आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकता निश्चित है। कब? जब सुख और सम्मान सुनिश्चित हो गया। दिखावा क्यों कर रहा था? सम्मान के लिए। सारा उटपटांग क्यों कर रहा था? सुखी होने के लिए। दोनों ही काम पूरे हो गए। अब जब मेरे को दोनों ही काम पूरे हो गए, तो अभी की सारी यात्रा में भाई 5 मिनट ले लो, थोड़ा सा 5-10 मिनट, 5 मिनट। तो ये समझ में आया कि अभी की जो हमारी यात्रा है उसमें इस सब को सामान कहा जाए और ये सारी चीज को सम्मान कहा जाए। तो गांव में रहें, शहर में रहे, लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, सुबह से शाम तक क्या कर रहे? किस बात की दौड़ है? पैकेज, एक ही दौड़, 2 करोड़। और सम्मान का क्या होगा? उस रियल सम्मान का क्या होगा जिसकी मुझको तलाश है? उस निरंतर सम्मान का क्या होगा जिसकी मुझको तलाश है? सम्मान कैसे पाऊंगा? तो बस मैं मान रहा हूं सामान होने से सम्मान हो जाए। कितने प्रतिशत लोग? सम्मान मैं निरंतर चाहता हूं, इसलिए सामान भी निरंतर हो गया। पूरी धरती का सामान निरंतर है कि सीमित है? मंगल मिला दे तो भी सीमित ही है, और एक आदमी की डिमांड निरंतर की है। यहां पहुंच गए। इन सारी चीजों को एक शब्द में कहा जाए, इसको बोलेंगे सुविधा। और ये सारी बातों को कहा जाए निरंतर सुख। सुबह से शाम तक क्या चीज की तलाश में है? सुविधा हो जाए। बस छत पे हेलीकॉप्टर उतरेगा और बस हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, 4 साइन मारूंगा, बस उसके बाद मैं सिंगापुर चले जाऊंगा, वहां से अमेरिका चला जाऊंगा, वहाँ पे 2 साइन करूंगा, वापस आ जाऊंगा, वहां पे ट्रम्प के साथ बैठूंगा, चाय पीऊंगा। तो सुख का क्या होगा? क्या मान के चल रहे? सुविधा के काम में। फिर से सुख कितना चाहता हूं? निरंतर, इसलिए सुविधा कितनी हो? सुविधा किसको बोलते हैं? आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, जन सुविधाएं। और मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं शरीर का सारा संसार सुविधा में आ जाता है, इसलिए सेक्स भी बच्चे पैदा करने की सुविधा। तो सेक्स से लेके जो भी कुछ शरीर से सुख की हमने कामनाएं की हैं, कल्पनाएं की हैं, वो सब सुविधा में आ जाता है। हम मान के चल रहे हैं कि सुविधा होने से सुख की निरंतरता हो जाए। अब क्या हुआ? सुख कहां से सुनिश्चित हो गया? समाधान। तो ये रिबन कट गया। सम्मान कहां से सुनिश्चित हो गया? दूसरों को सुखी होने में सहयोग। तो ये रिबन भी कट गया। जिसके ये 2 रिबन कट गए वो अपनी जिंदगी का राजा हो, वो स्वतंत्र हो गया ना। कैसे स्वतंत्र हो गया? अब सामान से सम्मान की तलाश नहीं है,
अब सुविधा से सुख की तलाश नहीं है। अब सामान की आवश्यकता निश्चित रहेगी कि अनिश्चित रहेगी? यहाँ पे हम आवश्यकता को पहचानने के लिए योग्य हुए। कितने प्रतिशत लोग हैं संसार में जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं, सुविधा से सुख की तलाश में हैं? गई भैंस पानी में, और आजकल तो पानी में ही रहती है, बाहर आती नहीं। भैंस गई भैंस पानी में। गोविंद भाई को पहले से पता था कि भैंस पानी में जाती है। तो देखिए, पूरा कर, मैं पूरा कर देता हूँ। तो अब समझ में आया कि भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, और समझ में आया साधन पर्याप्त है। कब रिबन कट गया तब, रिबन कट गया तब ये क्लैरिटी मेरी बनी कि साधन पर्याप्त है। कैसे पता चला साधन पर्याप्त है? पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश की जरूरत है। जितने पेड़ पौधे हैं उसकी तुलना में हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। पशु पक्षी को फॉरेस्ट की जरूरत है। जितने पशु पक्षी हैं उसकी तुलना में फॉरेस्ट कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। आदमी को तीनों की जरूरत है। हमारे बचपन में जनसंख्या यही प्रॉब्लम थी, अब भी जनसंख्या यही प्रॉब्लम है। पहले ज़्यादा थी, अब कम है। मात्र 40 साल पूरे प्लेनेट पे। तो ये समझ में आया कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, मिसयूज, मिसमैनेजमेंट, स्किल्स ना होना, नॉन प्रोडक्टिव होना है ना, और तमाम सरकारों का, तमाम जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब समझ में आया कि साधन पर्याप्त है। वैसे भी फिजिकली देखेंगे तो एक आदमी को खाने में कितना लगता है रोज? तो इंटरनेट पे 400 ग्राम लिखा है। 1 kg रोज का मानो, मेहमान भी आ जाता है, इंटू 365 डेज, इंटू 80 ईयर्स, पहले चला गया तो बचेगा। और ये बनता है 320 क्विंटल। तो एक व्यक्ति के लिए डबल मान के चल रहा हूं, 320 क्विंटल 80 साल की जरूरत है। ये पैदा होता है 1/10 एकड़ में। जल्दी कर देता हूं। और भारत में अभी भी प्रति व्यक्ति 1 एकड़ से ऊपर जमीन आती है, अभी भी, है ना। और अब जनसंख्या और बढ़ने के लिए धीरे धीरे वो घटने की ओर जाएगी, कम जाएगी। तो इससे पता चलता। और अभी खेती करने वाले कौन लोग हैं? आर्थिक रूप से संपन्न, टेक्निकली साउंड नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर, टेक्निकली, और उनका शोषण अलग से। ठीक, इसके बावजूद देश के पास खाने की कमी नहीं है। यदि घरों की देखें तो हमारे घरों का रूफ एरिया देखें, पर हेड डिवाइड करें तो लगभग शहरों में एक 2 BHK 3 BHK देखें तो ये 300 से 400 स्क्वायर फुट पर हेड आता है। तो शहरों में काफी गरीबी है, गांव में ये 1000 फुट से कम नहीं आता है। यदि पुरुषों से पूछें कि साल भर में कितने कपड़े नए खरीदते हैं, कितने जोड़ी साल भर में? 2, 4, 5। बहनों से पूछूं? 20 साल हो गया परमिशन लेते लेते, आज तक परमिशन नहीं मिली। कभी मैं सोचता हूँ कपड़ों के भी आंसू होते होते तो सैलाब आ जाता, तो मेरा नंबर कब आए? हाँ, कपड़े में। अब मैं आपसे पूछूं, कितने लोग हाथ उठा सकते हैं यदि दूसरों को चमकाना नहीं है तो कितने लोग ये कह सकते हैं कि आज की डेट में जितने कपड़े हैं वो इस शरीर यात्रा के लिए काफी है, अगली के लिए भी काफी है। ठीक, कितने लोग ये कह सकते हैं यदि पड़ोसी को चमकाना नहीं है और जिंदगी से बोर नहीं हो गए हैं, ज्ञानपूर्वक, तो खुश रहेंगे। तो जैसा घर है पर्याप्त है। ठीक है, कम और ज्यादा। तो धीरे से पता चलेगा यार ये बाहर उतना चेंज करने की, तो घर रेनोवेशन की जरूरत तो होगी, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को भी रेनोवेट करने की जरूरत है। खुद रेनोवेट हो जाएंगे तो फिर घर को तय कर पाएंगे कि कितने रेनोवेट करने की जरूरत है, और फिर मिलकर चल पाएंगे। तो इस सारी चीजों को देखते हैं तो पता चलता है यार आवश्यकताएं वाकई में बहुत ज्यादा है। आज भी आप लोग बता दो कि किचन का खर्चा आपका मंथली कितना है? 15, 10, 5,
अच्छा, लगभग वो प्रति व्यक्ति बोलोगे तो 5,000 के प्लस माइनस ही आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आज भी हमारे वाकई में खर्चे इतने बड़े खर्चे नहीं हैं। और ट्रैवलिंग के खर्चे तो आपके बिजनेस के अनुसार है, तो वो तो खर्चे आपके बिजनेस से मीट होंगे। आप यदि नौकरी छोड़ देते हो, बिजनेस छोड़ दो, खर्चे खत्म हो गए, तो वो खर्चे तो बिजनेस के साथ शामिल हो गए। तो सही अर्थों में देखोगे फिर खर्चे कहाँ हैं? खर्चे दिखावे के हैं, खर्चे सुविधा, खर्चे वो बहुत सारा जो दूसरों को देख के कुछ हो रहा है, सिंगापुर के हैं, पटाया के हैं, भ्रम का खर्चा है, भ्रम का बहुत बड़ा खर्चा है। एक सलाम नहीं मारा तो 7 लाख का पड़ा। आज आवाज नहीं आ रही, पर पूरा कर देता हूं। तो मानव की भौतिक आवश्यकता निश्चित है, साधन पर्याप्त है। खुशी की बात यह है कि हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। ये ठीक हो गया? हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है, इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक होने का भाव। आवश्यकता से अधिक होने का भाव। हर मानव सुखी हो सकता है, हर मानव सम्मानित रह सकता है हमेशा हमेशा के लिए। हर मानव अपनी आवश्यकता, सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। हाँ, आप मुझे आइटम दे दो। यदि मेरा भाव आ जाए आपके साथ मैं आपको इसका